दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ 2023 का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जितना भी टाइम बचा हुआ है अभी उसमें अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड मटेरियल जो लेटेस्ट वाले पेड ग्रुप में हम देते जा रहे हैं लगातार, उतना फॉलो कर लो। अगर आप जितना भी टाइम बचा हुआ है आरओ 2023 के एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स फॉलो करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन, ये अगर आपने फॉलो कर लिया, प्लस लास्ट में हम एग्जाम से पहले करंट अफेयर का रिवीजन करवाएंगे ही, जितना आरओ 2023 के लिए जरूरी है। इतना करके आरओ 23 का प्री एग्जाम बहुत आराम से निकाला जा सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ एंड कॉन्सेप्चुअल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से अगर आपने पढ़ा है, पेड क्विज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, हमारा पीवाईक्यू कंपाइलेशन पढ़ा है, आराम से हर हालत में कट ऑफ निकालने की स्थिति में आप रहेंगे। ठीक है। अब 60 नंबर की हिंदी आती है, उसमें 6 टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द का लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड वीडियो है ये। इसको देख लीजिए पूरा, जितना भी विलोम शब्द के लिए जरूरी है आरओ 2023 के प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में भी ऑब्जेक्टिव वाले जो पेपर में ये टॉपिक है, ध्यान से देख लेना, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ठीक है। विलोम शब्द का पापा वीडियो है ये, इसको पूरा देख डालिए, चबा डालिए बिल्कुल इसको। चलो देखो जाके जल्दी जाओ। विलोम शब्दों के संदर्भ में हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा। शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। नई बात यह है कि आपको पढ़ना क्या है, असल मुद्दा यही होता है। बाकी इन चीज़ों को तो आप अपने छोटे स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं। मतलब जब आपने पढ़ाई शुरू की थी, हिंदी पढ़ना शुरू किया था, तो विलोम और पर्यायवाची वहीं से आपको याद करवाए जाते थे। लेकिन यहाँ मायने ये रखता है कि इस परीक्षा के उद्देश्य से, यानी समीक्षा अधिकारी का जो आपका प्री और मेंस है, दोनों ही, इनके उद्देश्य से आप विलोम को कैसे तैयार करें, असली मामला यही है। तो इसमें एक चीज़ जान लीजिए इसको शुरू करने से पहले, कि अभी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दिखाई जाएगी। और यही नहीं, ये तो वीडियो है, कहीं भी आप किसी किताब को पढ़ेंगे, किसी का भी स्टडी मटेरियल लेकर पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपके पास अच्छी खासी विलोम शब्दों की या पर्यायवाची की ही ले लीजिए, उनकी भी अच्छी खासी सूची होगी। मतलब हजारों के आसपास, सैकड़ों के आसपास उसमें शब्द होते हैं, जिनको कि देख के बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं कि ये सब याद कैसे होगा, मतलब ये दिमाग में बैठेगा कैसे। तो एक बात आप तय मानिए, आप पूरा नहीं याद कर सकते। इतना वास्ट सिलेबस है ना सिविल सर्विसेज, ये एग्जामिनेशन जो होते हैं इनमें सिलेबस बहुत बड़े आकार का होता है। जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप एक एक शब्द रट नहीं सकते। अब जैसे यही देख लीजिए, ये देखिए, अब यहाँ से विलोम की जो लिस्ट है वो स्टार्ट हो रही है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारे शब्द आपको एकदम दिमाग में छप जाएं। आप बार बार पढ़ सकते हैं, यही आपका कर्तव्य है और यही आपको करना चाहिए। और एक बात और कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे, पेपर आपके सामने होगा, तो उस समय जब आप रिकॉल करने लगेंगे, जिन चीज़ों को आपने याद करके रखा हुआ है, दिमाग में स्टोर किया है, जब आप उन्हें वापस बुलाने लगेंगे कि आओ मुझे याद आओ, तो वैसी स्थिति में दिमाग सिर्फ 60 से 50% ही आपको लौटा पाएगा। बाकी 40% आपका लुप्त हो जाएगा। ये सबके साथ होता है, तो इस दुर्घटना से आप डरिएगा नहीं। ठीक है। ये जो टॉपर्स होते हैं ना, जिनका सिलेक्शन होता है, बढ़िया रैंक प्राप्त करते हैं, उनके साथ भी होता है। तो ऐसे सभी एक ही स्थिति में है। तो आप जितना कर सकते हैं अपना मैक्सिमम दीजिए, बार बार पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन करिए, यही एकमात्र तरीका है। जब ये चीज़ें जो यहाँ लिस्ट है या जितनी भी इस तरह की जानकारियाँ हैं, ये जब बार बार आपकी आंखों के सामने से गुजरती हैं, आप इन्हें बोल बोल कर पढ़ने की कोशिश करते, तो आपका कर्तव्य है बार बार पढ़ते रहना। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपके लिए बेहतर रहेगा। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। उल्टा या विपरीत ये अर्थ होता है विलोम शब्द का, और लोम इसमें मूल शब्द है, वि उपसर्ग है, तो इससे ये पता लगता है कि उपसर्ग जोड़कर भी विलोम बनाए जाते हैं। और ज़्यादातर विलोम शब्दों का निर्माण उपसर्गों की सहायता से ही होता है। आप उपसर्ग परिवर्तित भी कर सकते हैं। अभी देखिए कितने तरह से हम विलोम बना सकते हैं, कितने प्रकार से इनकी रचना कर सकते हैं। तो 7 प्रकार है। इसमें इतना ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है कि 7 प्रकार दे दिए हैं, अब इन्हें कैसे याद करेंगे। इनको एक व्यवहारिक तौर पे देख लीजिए। जैसे प्रचलित शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि प्रचलन में हैं। अब उसमें उपसर्ग वाले विलोम भी हो सकते हैं, सामान्य आपका लिंग परिवर्तन से बने विलोम भी हो सकते हैं। तो वो सब हम आगे देखेंगे, लिस्ट है। इसके बाद कुछ स्वतंत्र शब्द होते हैं, और असली समस्या यहीं पर होती है। उपसर्ग जोड़ के जब विलोम बनाया जाता है तो उसको पकड़ना या पहचानना आसान होता है, लेकिन ये जो स्वतंत्र शब्द होते हैं, इन्हीं में दिक्कत आती है। मतलब एक शब्द आपका है और उसकी एवज में आपको विलोम चुनना था, तो एक नया शब्द वहाँ पर लिखा हुआ है, यानी स्वतंत्र शब्द, और उसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। तो ये दिक्कत वाली बात है।
तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक, जैसे आदि का अंत, अब ये एक कॉमन विलोम है तो आप जानते हैं, लेकिन इस तरीके से अब जैसे आदि एक अलग शब्द है, अंत एक अलग शब्द है, दोनों एक दूसरे के विलोम है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं इस्तेमाल हुआ है ना। अभी आदि में आप अन जोड़ दीजिए तो हो जाएगा अनादि, तो वो पहचान में आ जाएगा कि इसमें आदि जो है वो मूल शब्द है। लेकिन अलग से एक शब्द दे दिया अंत, तो फिर आपको पता नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहना है। बाकी उपसर्गों के सहारे, और उपसर्ग पहले से लगा हुआ है शब्द में, उसका आपने क्या किया, परिवर्तन कर दिया, उस उपसर्ग को हटा दिया, कोई नया उपसर्ग वहाँ इस्तेमाल कर दिया, तो भी वो विलोम बन सकता है। ठीक, बन ही जाएगा, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन बन सकता है। अ और अन का प्रयोग करके, तो ये दोनों तो उपसर्ग ही हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। लिंग परिवर्तन आप कर सकते हैं, जैसे कि हाथी का हथनी हो जाएगा, घोड़े का घोड़ी हो जाएगा, स्त्री का पुरुष हो जाएगा, राजा का रानी हो जाएगा। तो ये विलोम कैसे हो रहे हैं, लिंग परिवर्तन से हो रहे हैं। एक साथ आने वाले विपरीतार्थक, और ये असल में बोलचाल की अशुद्धि होती है। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं लोग कि भला बुरा दोनों देखना चाहिए, अच्छे बुरे दिन हर आदमी की जिंदगी में आते हैं। अब अच्छा बुरा, भला बुरा, इस तरह के जो शब्द हैं, ये दोनों युग्म, जो शब्द युग्म आपको दिख रहे हैं, वो आपस में विलोम है। रात दिन काम करते रहते हैं, अब रात और दिन आपस में विलोम है। तो इस तरह के साथ आने वाले विपरीतार्थक शब्द होते हैं। तो आइए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। पहले ये तालिका देखिएगा, इसमें कुछ कॉलम बने हुए हैं, जैसे कि ये एक यहाँ से नीचे तक कॉलम गया है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अच्छाई का विलोम हो जाएगा बुराई। इसमें रटने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, वो संभव नहीं है, इसीलिए पहले ही कह दिया गया कि बार बार पढ़ना पड़ेगा। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद अतुल का तुल्य हो जाएगा, या तुल्य का अतुल्य भी लिख सकते हैं, यहाँ तुल्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ल आधा लिख के य लिखा जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। अक्षत का विक्षत हो जाएगा, अंगीकार का अनंगीकार हो जाएगा, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा। ये सारे विलोम हैं आपस में। यहाँ देखिए आप, द्वंद जो है वो मूल शब्द है, अंतर और बहिर ये दोनों उपसर्ग हैं। इसके बाद अंदर का बाहर है, अकेले का दुकेला है, अंत का आदि है, ये देखिए ये अलग हो गया एकदम। दुर्गम का सुगम हो गया, गम इसमें मूल शब्द है, दुर और सु उपसर्ग इस्तेमाल किए गए हैं, परिवर्तन कर दिया गया। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो गया, अग्रज का अनुज हो गया, अमृत का विष हो गया। अब आइए इधर देख लेते हैं। अगले का पिछला हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ दोनों हो सकता है। ठीक है, अज्ञ का जो विलोम है वो विज्ञ और प्रज्ञ दोनों हो सकता है। अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, अंतरंग का बहिरंग, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अकंटक का कंटकित। ये देखिए, अकंटक मतलब क्या, जिसमें कि कंटक ना हो, कांटे ना हो, उसका हो जाएगा कंटकित, यानी कांटों से भरा हुआ। अक्षत का विक्षत हो गया, अकर्मक का सकर्मक हो गया, अगले का पिछला हो गया, और अतिक्रमण का अनतिक्रमण हो गया। ठीक, क्रमण इसमें मूल शब्द है, इसमें अति और अनति, मतलब अतिक्रमण असल में मूल शब्द है। अब अतिक्रमण भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अति और क्रमण। ठीक, और उसमें हमने क्या किया, अनुपसर्ग का इस्तेमाल कर दिया, तो ये विलोम हो गया। अग्रगामी का पश्चिगामी हो गया, अमर का मर्त्य हो गया, या फिर अमर्त्य का मर्त्य आप कह सकते हैं, वो भी सही है। अगाड़ी का पिछाड़ी होता है, यहाँ आप देख रहे हैं अति का न्यून है, ये दोनों। अंगीकार का अनंगीकार है, अंधेरे का उजाला है। अंतिम का अनंतिम और आरंभिक दोनों हो सकता है। अकर्मक का सकर्मक है, अक्षम का सक्षम है, और अखंडनीय का खंडनीय है। अगवाड़े का पिछवाड़ा है, और यहाँ देख रहे हैं आप अटल का डावाडोल और ढुलमुल दोनों हो सकता है। ठीक, यहाँ देखिएगा अग्र का पश्च, ये विलोम है आपस में। अमृत का विष हो जाएगा, अमर का मर्त्य हो जाएगा, वही पीछे अभी देखा था, मतलब अभी तत्काल ही देखा था, अमर्त्य का मर्त्य या अमर का मर्त्य, ये यहाँ आपने देखा। इसके बाद अपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा हो गया, अपेक्षित का अनपेक्षित हो गया, अर्वाचीन का प्राचीन हो गया। अर्वाचीन मतलब होता है नया, नवीन और अर्वाचीन शाब्दिक अर्थ एक ही है। अपकार का उपकार हो जाएगा, अमीर का गरीब, और अनभिज्ञ का भिज्ञ। भिज्ञ मूल शब्द है जिसका मतलब होता है जानने वाला। ठीक, अब इसका भिज्ञ का अनभिज्ञ भी आप लिख सकते हैं, अज्ञ भी लिख सकते हैं। अज्ञ मतलब जिसे कि कुछ मालूम ना हो। सजल का निर्जल हो जाएगा, और देखिए आप अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। अनुराग का विराग और द्वेष दोनों में से कोई भी हो सकता है। अधूरे का पूरा, अवलंब का निरालंब, अक्षत का, माफ कीजिएगा, अक्षर का क्षर। क्षर इसमें मूल शब्द है, उसमें हमने अ उपसर्ग का इस्तेमाल किया। असली का नकली, और देखें अथ का इति, अल्प का अधिक, बहुत, बहु भी हो सकता है, बहु जो है वो सबसे बढ़िया है। और आप देखिए अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अनुयायी का विरोधी हो जाएगा। अनुमत का अननुमत है, अनुभूत का अननुभूत है, और अनुभवी का अनुभवहीन, ये आप देखें। अनुभव का अनुभवहीनता, ध्यान दीजिएगा, अनुभवी का अनुभवहीन और अनुभव का अनुभवहीनता। अनुदार का उदार हो गया, अनुग्रह का विग्रह हो गया, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया हो गया, और अनुकूलता का प्रतिकूलता हो गया। अनुकूल का अननुकूल और प्रतिकूल दोनों में से कोई भी हो सकता है। अत्यधिक का अत्यल्प हो जाएगा, अथ का इति हो जाएगा, अदृश्य का दृश्य हो जाएगा। ठीक है,
अद्यतन का देखें, अनद्यतन और पुरातन दोनों में से जो आपको विकल्प में मिल जाए। अधम का उत्तम हो गया, अति का माफ कीजिएगा अधिक का न्यून, अल्प और थोड़ा हो जाएगा। अब इसमें से तीनों में से जो विकल्प में होगा आप चुन लीजिएगा। अधिकतम का अल्पतम, अधिकता का अल्पता, अधिकारी का अनधिकारी, अधिकृत का अनधिकृत, अधिगत का अनधिगत, अधिगम्य का अनधिगम्य, अधिमूल्यन का अवमूल्यन, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधीन का अनधीन, स्वतंत्र भी हो सकता है, ठीक है, स्वतंत्र भी हो सकता है, वो भी सही है। अध्यवसाय का अनध्यवसाय हो जाएगा। अनंत का शांत और ससीम, ये देखिए दोनों हो सकता है, ठीक है। अनाजी का फलाहारी हो जाएगा। अनाथ का सनाथ है, अनाहूत का आहूत है, अनिवार्य का निवार्य है। अनुकूल का अननुकूल, प्रतिकूल दोनों। अर्थवान का अर्थहीन, निरर्थक। अर्पण का ग्रहण हो गया। अर्हता का अनर्हता हो गया। अल्प का महा, बहु और प्रचुर, ये तीनों हो सकता है, मतलब तीनों में से कोई भी आप चुने, कोई दिक्कत नहीं। अल्पकालीन का दीर्घकालीन। अल्प प्राण का महाप्राण। अल्पमत का बहुमत और अल्पायु का दीर्घायु। अवकाश का अनवकाश। अवगत का अनवगत। अवनत का उन्नत। अवनी का अंबर। अवर का प्रवर। अवलंबित का अनवलंबित। अवशेष का निशेष। अवसर का अनवसर। अवस्थित का अनवस्थित। अवाक का सवाक। अविचल का आप देखें 3 है यहाँ पर, निचल, डावाडोल और ढुलमुल। अविस्मरणीय का विस्मरणीय हो जाएगा। अशक्त का सशक्त हो जाएगा। अविच्छिन्न का विच्छिन्न हो जाएगा और अशन का अनशन। अशन मतलब होता है भोजन करना। अशक्त यहाँ देखें, अशक्त का सशक्त हो गया, ये देखें। अविच्छिन्न का हमने देख लिया है। अस्वस्थ का देख लीजिए। स्वस्थ का अस्वस्थ, अब इसमें उल्टा भी पूछा जा सकता है, इसीलिए यहाँ उल्टा ही दिया हुआ है, मतलब मूल शब्द पीछे दिया हुआ है और उसका विलोम सामने दिया हुआ है। अस्त्रीकरण और निरस्त्रीकरण, ये दोनों आपस में विलोम है। अस्तित्व का अनस्तित्व है। अस्त का उदय है। असूया का अनसूया है। असुविधा का सुविधा है। असीम का ससीम है। असंभव का संभव, संभव का असंभव, मतलब अ उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया। श्लील मूल शब्द है, यानी देखने योग्य, देखने सुनने में अच्छा। नैतिक और अश्लील यानी अनैतिक, जो कि देखने में भद्दा हो या फूहड़ हो, ठीक। इसके बाद आप देखें, अनुरक्त का विरक्त हो गया। अनुरक्ति का विरक्ति हो गया। अनुरक्त का विरक्त है, अनुरक्ति का विरक्ति है, ध्यान दीजिएगा। अनुराग का विराग है, ये तीनों मिलते जुलते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा पहचान होनी चाहिए। और आप देखें यहाँ पर अनुरक्त के ठीक नीचे अर्जित का अनर्जित है। अर्जन का व्ययन है, अर्जन मतलब कमाना, व्ययन मतलब खर्च करना। अमीरी का गरीबी है। अमित का परिमित है। अमावस्या का पूर्णिमा है। अभ्यास का अनभ्यास है और अभ्यस्त का अनभ्यस्त, ये विलोम है। अभिहित का अनभिहित है और अभिसरण का अपसरण है, ये ध्यान दीजिएगा। सरण इसमें मूल शब्द है। अभि और अप दोनों उपसर्ग हैं। अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त है। अभिलषित का अनभिलषित है और अभिमुख का प्रतिमुख हो जाता है। अभिमानी का निरभिमान है। अभिप्रेत का अनभिप्रेत है। अभिनंदनीय का निंदनीय है। अभिज्ञता का अनभिज्ञता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ है और अपेक्षित का अनपेक्षित और उपेक्षित दोनों हो सकता है, दोनों में से जो आपको मिले। अपराधी का निरपराध। अपमान का सम्मान। अपनेपन का परायापन। अपने का पराया। अपकर्ष का उत्कर्ष। अन्विति का अनन्विति। अन्वित का अनन्वित। अन्वय का अनन्वय। अन्यायी का न्यायी और न्यायशील दोनों। अनुशासित का अनुशासनहीन। अनुलोम का प्रतिलोम। अनुराग का विराग। अहंकार का अनहंकार, ये आप देख रहे हैं। अहंकारी का निरंकार, ध्यान दीजिएगा। अहंकारी का निरअहंकारी नहीं होगा, निरअहंकार होगा, ये शब्द है और यही मूल शब्द है। अहिंसा का हिंसा या हिंसा का अहिंसा, उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया। बाह्य और आंतर आपस में विलोम है। और यहाँ देखिए जरा, आकर्षण जो शब्द है उसके 3 प्रकार से विलोम हो सकते हैं, अनाकर्षण, अपकर्षण और विकर्षण। इसमें अन उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, इसमें अप उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है और इसमें वि उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। मतलब कई सारे उपसर्ग लगा के भी हम एक ही शब्द के बहुतेरे विलोम बना सकते हैं। आकर्षण का भी वैसे ही देख लीजिए, अनाकर्षण, अपकर्षण और विकर्षण, कुछ खास अंतर नहीं है, वही चीज़ है, मतलब सेम टू सेम वही है। आकर्षक अगर है तो उसमें यहाँ थोड़ा सा ये परिवर्तित कर देना चाहिए था, क होना चाहिए था। जो मूर्धन्य श है उसकी जगह अगर क रहा होता तो यहाँ पर हम क्या करते, जो अड़ा लिखा हुआ है उसकी जगह क लिख देते, तो बन जाता अनाकर्षक, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और अपकर्षक साथ में विकर्षक, वो भी सही था। तो आकर्षक और आकर्षण ये दोनों शब्द हैं। यहाँ पर असल में क लिखा हुआ है और वहाँ पर अड़ा लिखा हुआ है। जो आपसे यहाँ पर करने के लिए कहा वो यहाँ पर दिया हुआ है। आकर्षक का अनाकर्षक है, अपकर्षक है, विकर्षक है। इसमें सिर्फ क और अड़ा का फर्क है। आकर्षक मतलब जो दिखने में अच्छा लगे और आकर्षण मतलब वो भाव जो कि आपको अच्छा लगने के लिए प्रेरित करता है। तो ये आकर्षण जो है ये भाव है, मन का भाव है और ये किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। चलिए अब यहाँ आकाश का पाताल हो गया, पातक का पुण्य हो गया। पातक मतलब होता है पाप। आक्रमण का प्रतिरक्षा हो गया, आक्रांत का अनाक्रांत हो गया, आक्रमण का आक्रमित हो गया और आगत का अनागत हो गया। अगली टेबल के हिस्से को देखते हैं। आगमन का प्रस्थान हो जाएगा, आगामी का विगत हो गया, आग्रह का दुराग्रह हो गया, आचार का अनाचार हो गया, आच्छादित का अनाच्छादित हो गया और आज़ादी का गुलामी हो गया।
आज्ञाकारी का अनाज्ञाकारी और अवज्ञाकारी दोनों हो सकता है। आज्ञा पालन का अवज्ञा हो जाएगा। अवज्ञा मतलब जो आज्ञा पालन न की जाए। आडंबर का सादगी हो गया, आडंबर पूर्ण का आडंबरहीन हो जाएगा। आतुर का अनातुर हो जाएगा। आत्मनिर्भर के दो विलोम है, अनुजीवी और परजीवी। आदर का अनादर और निरादर दोनों हो गया। आदान का प्रदान, आद्य का अंत्य। आपसदारी का दुजाएगी। आपत्ति का संपत्ति, आने का जाना। और आनंदमय का जरा देखिएगा, विषादपूर्ण और शोकमग्न दोनों हो सकता है। आनंद का देखिए, विषाद और शोक दोनों हो सकता है। आनंदमय और आनंद ये दो अलग अलग शब्द हो गए। आध्यात्मिक का सांसारिक होगा। आधुनिक का एक तो प्राचीन हो सकता है, उसी को आप पुराना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जो मिल जाए। आधिक्य का अनाधिक्य हो जाएगा। आदृत का अनादृत, निरादृत और तिरस्कृत तीनों में से कोई भी हो सकता है। आस्था का अनास्था हो जाएगा। आस्तिकता का नास्तिकता हो जाएगा। आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। जो शब्द आप जानते हैं उनको मत देखिएगा, मतलब उन्हें आप ऐसे ही उड़ते नज़र देख लीजिएगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आसीन का अनासीन हो जाएगा। आसानी का मुश्किल हो जाएगा। आसान का मुश्किल हो जाएगा, दोनों का वही बात। आसक्त का अनासक्त और विरक्त दोनों हो सकता है। आश्रित का देखें आप, अनाश्रित और बेसहारा ये दोनों ही विलोम है, जो मिल जाए आपको कोई दिक्कत नहीं। सहारा का बेसहारा वो भी ठीक है, बे इसमें उपसर्ग हो जाएगा। आशीर्वाद का अभिशाप और शाप दोनों में से जो मिले। आशीष का अभिशाप, आशावादी का निराशावादी। आशा का निराशा और दुराशा दोनों में से कोई भी हो सकता है जो आपके विकल्प में उपलब्ध हो, जैसी आपको सुविधा हो। आवेशित का अनावेशित। आवृत का अनावृत। आविर्भाव का तिरुभाव, अवसान में से कोई भी। आवश्यक का अनावश्यक। आवर्षण का अनावर्षण। वर्षण मतलब वर्षा होना, प्रेसिपिटेशन, उसी में आ और अना जोड़ा गया है। इसके बाद आवर्तक का अनावर्तक। आलोक का अंधकार। आलसी का कर्मठ कर्मठ, ये दोनों में से जो मिल जाए वो आप चुन लीजिएगा। आर्ष का अनार्ष हो जाएगा। आर्य का अनार्य हो जाएगा। आर्द्र का अनाद्र और शुष्क दोनों में से कोई भी हो सकता है। आरोह का अवरोह हो जाएगा। आबाद का सूना और बर्बाद दोनों में से कोई भी। अभ्यंतर का बाह्य, ये वाह्य नहीं होगा, बाह्य होगा, ब रहेगा। और आमंत्रित का अनामंत्रित हो जाएगा। आमदनी का खर्च। आमिष और सामिष ये निरामिष के विलोम हो जाएंगे और आय का व्यय हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं आयात का निर्यात हो गया। आरंभ का अंत, समापन समाप्त, ये तीनों में से कोई भी। प्रारंभिक का अंतिम। आराध्य का दुराराध्य। आराम का तकलीफ। आरूढ़ का अनारूढ़। आहत का अनाहत। आहार्य का अनाहार्य। अंत का अनंत। आख्यात का अनाख्यात। आगमन का अनागमन। आत्मा का अनात्मा। आश्रित का अनाश्रित, ठीक है। आतुर का अनातुर। उत्साह का अनुत्साह, ज़्यादातर इसमें उपसर्गों का ही इस्तेमाल हुआ है। आभूषित का अनाभूषित। आभूषित मतलब सजा धजा, अनाभूषित मतलब जो बिना आभूषण के। आहार का अनाहार। आवरण का अनावरण। अंतरंग का बहिरंग। अल्पज्ञ का बहुज्ञ और सर्वज्ञ दोनों हो सकता है, जो विकल्प में हो। दोनों अगर होंगे तो दोनों को चुनने के लिए एक तीसरा ऑप्शन मौजूद होगा। इसके बाद अधूरे का अनधूरा हो जाएगा, इसमें अनुपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। अकाल का सुकाल हो जाएगा। काल इसमें मूल शब्द है। काल का मतलब होता है समय। अकाल मतलब बुरा समय। सुकाल मतलब अच्छा समय। गृहीत का त्यक्त हो जाएगा। गृहीत मतलब होता है ग्रहण करना। त्यक्त मतलब गृहीत मतलब ग्रहण किया हुआ, ठीक है। और त्यक्त मतलब त्यागा हुआ। ये देखें आप, दोनों भिन्न शब्द हैं, तो ऐसे वाले जो विलोम होते हैं उसी में ज़्यादा दिक्कत होती है, वहीं से पहचानना आपको थोड़ा सा कठिन होता है। इतना भी कठिन नहीं होता है, लेकिन होता है। अवनति का उन्नति हो जाएगा। अध्याय का अनध्याय हो जाएगा। अदोष का सदोष हो जाएगा। और ये देखिए, अतल का वितल हो गया। आनंद का निरानंद है, निरुपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। आरोह का अवरोह। आचार का अनाचार। आवर्तक का परावर्तक। परिहार का स्वीकार। परिहार मतलब अस्वीकार करना, तो स्वीकार का अस्वीकार भी हो सकता है, अउपसर्ग का इस्तेमाल किया गया। और परिहार हो सकता है, जो कि सर्वथा नया शब्द है। नया शब्द मतलब स्वीकार के तुलना में अगर देखा जाए तो नया शब्द है। अध्यापक का अध्यापिका, यहाँ लिंग परिवर्तन से हमने क्या किया, विलोम का निर्माण किया। इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। इहलोक का परलोक हो जाएगा। इति का अथ हो जाएगा, ठीक है। इति का अथ हो जाएगा, यही सटीक विलोम है। बाकी आदि भी हो सकता है, हालांकि आदि का जो सही विलोम होगा वो होगा अंत। अब इसके बाद एक तरफा का, असल में इति और अंत में थोड़ा सा अंतर होता है, लोग इसको समापन ही समझ लेते हैं। इति का मतलब समापन, लेकिन इति का मतलब होता है संपूर्णता, संपूर्णता के साथ समापन। और अंत आप कहते हैं तो वो अंत अधूरा भी हो सकता है। इसके बाद एक तरफा का दुतरफा है। इच्छा का अनिच्छा है। इच्छित के दो विलोम हैं जो आपको मिले, अनिच्छित और अनचाहा। चाहा का अनचाहा वैसे होता है। इच्छुक का अनिच्छुक है। इज्जत का बेइज्जती है, इधर का उधर है। और ईमानदार का बेईमान है। ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी है। ईप्सित का अनिप्सित है। नेक्स्ट, ईमानदारी का बेईमानी। ईहा का अनीहा और ईश का अनीश। अब यहाँ से देखिएगा, उक्त का अनुक्त हो जाएगा। उग्र का सौम्य हो जाएगा। उचित का अनुचित हो जाएगा। उच्च के यहाँ देखिए तीन विलोम है। अनुच्च है जो कि उच्च ना हो। निम्न यानी जो नीचा हो, और नीचा सीधा लिख दिया तो वो भी ठीक है। उच्चरित का अनुच्चरित हो गया। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट होता है, निम्निष्ठ नहीं होता।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छ है, छाता वाला छ है। उच्छिष्ट मतलब होता है बासी या जूठा भोजन जो कि खाने योग्य ना हो, ठीक है, और उसका हो जाएगा अनुच्छिष्ट जो बासी ना हो। निम्निष्ट एक अलग चीज है, ये असल में उच्चिष्ट का विलोम होता है, आधा च रहेगा और पूरा च रहेगा, यहाँ छ नहीं रहेगा, यहाँ पर च रहेगा, उच्चिष्ट ऐसे, ठीक। तो उच्चिष्ट का हो जाएगा निम्निष्ट और उच्छिष्ट का हो जाएगा अनुच्छिष्ट। ये दोनों जो है वो दो शब्द हैं। उच्छ्वास का निश्वास हो गया, उज्ज्वल का धूमिल हो गया, उठने का बैठना हो गया, उठाने का बैठाना हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं, उठाने का गिराना भी हो सकता है, उतरने का चढ़ना और उतारने का चढ़ाना, यहाँ उतार का चढ़ाव लिखा हुआ है, ठीक है। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्टता का निकृष्टता हो जाएगा, उत्तम का अधम, अनुत्तम, दोनों में से जो आप चुने, उत्तरदायित्व का अनुत्तरदायित्व, उत्तरायण का दक्षिणायण, उत्तरित का अनुत्तरित, उत्तरी का दक्षिणी, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्तेजन का प्रशमन, उत्तेजित का अनुत्तेजित और शांत दोनों हो सकता है, उत्थान का पतन आप देख ही रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्पन्न का अनुत्पन्न हो जाएगा, मृत भी हो सकता है। उत्पादक का अनुत्पादक है, उत्साह का अनुत्साह है, उत्साही का अनुत्साही है, उत्सुक का अनुत्सुक है, उत्सुकता का अनुत्सुकता है, उद्दग्न का अनुद्वग्न है, उदय का अस्त है, उदयाचल का अस्ताचल है, उदात का अनुदात है, उदार का अनुदार और कृपण, दोनों में से जो भी आप चुनेंगे ठीक रहेगा। उदारता का अनुदारता और कृपणता, उदासीन का आसक्त, उदित का अस्त, उद्धत का सौम्य और विनीत, दोनों में से जो आप चुने। उद्घृत का अनुद्घृत, उद्भव का अवसान, उद्भूत का अनुद्भूत, उद्यत का अनुद्यत, उद्यम का आलस्य, उद्यमी का आलसी और निरुद्यम, दोनों में से जो आपको विकल्प में मिले। उद्योगी का अनुद्योगी, उद्विग्न का अनुद्विग्न और निरुद्विग्न, दोनों में से जो आप यहाँ देखें, मतलब दो दो इसलिए दिए हुए हैं ना कि आपको ये जानकारी रहे कि इस शब्द के दो विलोम उपलब्ध हैं। उद्वेग का निरुद्वेग, उधार का नगद, उन्नत का देख लीजिए, उन्नत के कितने विलोम हैं यहाँ पर, दो ही हैं, अनुन्नत है और अवनत है। नत इसमें कुल मिलाकर मूल शब्द है, बाकी अनु और अव ये दोनों ही उपसर्ग हैं। उन्नति, अच्छा बताइए उन्नति में उपसर्ग क्या है, उन है कि उत है, बताइएगा जरा। और कैसे बताएंगे, आप तो एप्लीकेशन में वीडियो देख रहे हैं, तो चलिए हम ही बता देते हैं, यहाँ उत होता है, उन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। जब संधि विग्रह या संधि विच्छेद आप इसका करते हैं ना, तो उत उपसर्ग होता है, उत धन नति, ठीक। नति जो है यानी झुकाव जो है वहां से उत करना अर्थात उठाना, उत का मतलब होता है ऊपर उठना, ये उपसर्ग है, वही चीज यहाँ भी है। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। नति इसमें मूल शब्द है, गिरावट भी हो सकता है लेकिन वो एक सस्ता शब्द है, अच्छा शब्द है अवनति। उन्मत्त का अनुन्मत्त हो जाएगा, उन्मत्त मतलब होता है मतवाला, जो कि अपने होश हवास में न हो। उन्मुख का विमुख हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना और रोपण मतलब लगाना। और देखिए उपकार का अपकार है, उपकारक का अनुपकारक है, उपगत का अनुपगत है, उपजाऊ का अनुपजाऊ है, उपमित का अनुपमित है और उपयुक्त का अनुपयुक्त है। उपमेय का अनुपमेय है, उपयुक्त का अनुपयुक्त है और उपयुक्तता का अनुपयुक्तता है। उपयोग का आप देखें तीन तीन दिया हुआ है और ये भी उपसर्ग के इस्तेमाल से बना हुआ है। अनुपयोग, दुरुपयोग और दुष्प्रयोग ये भी हो सकता है। उपयोगी का अनुपयोगी और निरुपयोगी है, ऊपरी का अधः है, ऊपरी लिखित का निम्नलिखित और अधोलिखित, उपलब्ध का अनुपलब्ध, उपलब्धि का अनुपलब्धि, उपस्थित का अनुपस्थित, उपार्जित का अनुपार्जित, उल्लंघन का अनुल्लंघन, उपादेय का अनुपादेय, उल्लास का विषाद, ऊंच का नीच, ऊंचे का नीचा, ऊपर का नीचे, ऋजु का वक्र और ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त, ऋत का अनृत, एक का अनेक, स्वतंत्र का बहुतंत्र, एकता का अनेकता, एकत्र का विकीर्ण, एक पक्षीय का बहुपक्षीय, एकाग्रचित का अन्य मनस्क और दुचिता, ये दोनों, एकार्थक का अनेकार्थक, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद और एड़ी का चोटी, ठीक है। ऐक्य का अनैक्य, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। आगे बढ़ते, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ये देखें आप, ऐहिक का पारलौकिक, अनैहिक भी हो सकता है वो भी चलेगा, लेकिन पारलौकिक जैसा शब्द आपको पता है तो ठीक। औचित्य का अनौचित्य हो जाएगा, औपचारिक का अनौपचारिक है, औपचारिकता का अनौपचारिकता है, कंजूस का शाह खर्च, मुक्त हस्त और उदार, ये तीनों होता है। अब इसमें से जो आपको वहाँ मिल जाए उसे चुन लीजिएगा। वैसे मुक्त हस्त जो विलोम है वो सबसे उपयुक्त है। कंपित का अकंपित हो गया, कच्चे का पका हो गया, कटु का पक्का भी लिख सकते हैं, कटु का प्रिय और मधु, ठीक। कटु अगर कड़वा स्वाद के तौर पे है तो उसमें हम मधु चुनेंगे, और अगर ऐसे कटु व्यवहार की बात की जा रही है कि कटु व्यवहार उसने मेरे साथ किया तो उसका प्रिय हो जाएगा उल्टा। कठिन का सरल हो गया, कठोर का मृदु और कोमल दोनों हो सकता है, कड़वे का मीठा हो गया, कथनीय का अकथनीय है, कथित का अकथित है, कथ्य का अकथ्य है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, कपटी का निष्कपट और निश्चल दोनों हो सकता है, कपूत का सपूत हो जाएगा, कभी कभी का सदा, सर्वदा या हमेशा। कम का ज्यादा अधिक, कमजोर का तगड़ा, कमी का बहुतायत, करुण का निष्ठुर, कर्कश का मधुर, कर्ता का अकर्ता,
कर्म का अकर्म, कर्मण्य का अकर्मण्य, ये आप देख रहे हैं। और देख लीजिए कलंकित का हो जाएगा निष्कलंक, कलंकी का निष्कलंकी, कल्पनातीत का कल्पनीय। यहाँ देखें आप अकल्पनीय या फिर कल्पनातीत, आप यहाँ देखिए ये अलग ढंग से लिखा हुआ है ना, मतलब कल्पनातीत पहले दिया है उसके बाद कल्पनीय लिखा है, तो वैसे ही कल्पनीय का अकल्पनीय और कल्पनातीत दोनों हो सकता है, दोनों में से जो मिले। कल्पित का अकल्पित और यथार्थ, वैसे कल्पित का जो सबसे उपयुक्त और अच्छा विलोम होता है वो यथार्थ है। कसे का ढीला है, कसूरवार का बेकसूर है, कहा का अनकहा है और कहीं कहीं का सब जगह या सर्वत्र है। काज का अकाज, काट्य का अकाट्य, काबिल का नाकाबिल, कामयाब का नाकामयाब, कामयाबी का नाकामयाबी, कामी का अकाम और निष्काम दोनों हो सकता है। काल का अकाल है, काले का गोरा है, किस्मतवर का बदकिस्मत है। और कीर्ति का अपकीर्ति है, कीर्तिकर का अकीर्तिकर है, कुंठित का अकुंठित, तीखा और धारदार, तीनों में से जो आप चुनेंगे। कुटिल का सरल है, कुपरिणाम का सुपरिणाम है, कुप्रथा का सुप्रथा है, कुफल का सुफल है, कुमारी का विवाहिता है, कुरूप का सुरूप है, कुलीन का अकुलीन है, कुव्यवस्था का सुव्यवस्था है और कुशल का अकुशल हो जाएगा। कुशलता का क्या हो जाएगा? अकुशलता। कृत का अकृत, कृत कार्य का अकृत कार्य, विफल मनोरथ दोनों ही। कृतज्ञ का अकृतज्ञ, कृतज्ञ। कृतज्ञता का अकृतज्ञता, कृत्रिम का अकृत्रिम, प्राकृत, प्राकृतिक, नैसर्गिक, इतने सारे विलोम हैं। अकृत्रिमता, ठीक है। कृपण का दाता हो गया, कृपा का अकृपा और अवकृपा दोनों हो जाएगा। अव उपसर्ग भी बिगाड़ने का काम करता है। कृष्ट का अकृष्ट हो गया, के अंदर का के बाहर, के नीचे का के ऊपर। कोप का कृपा, कोमल का कठोर, कोमलता का कठोरता। कोलाहल का शांति, क्रमिक का अक्रमिक, क्रय का विक्रय। क्रूर का अक्रूर, क्रोध का क्षमा और क्षणिक का शाश्वत। क्षुण का अक्षुण हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्षुद्र का विशाल महान दोनों हो सकता है, लघु भी हो सकता है, माफ कीजिएगा, क्षुद्र का विशाल महान और वृहत तीनों हो सकता है। वृहत शब्द भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन दो ही दिया हुआ है। क्षुब्ध का शांत होता है, ठीक है। अक्षुब्ध भी लिख सकते हैं लेकिन सबसे सटीक विलोम है शांत। खंड खंड का अखंडित, खंडन का मंडन, खरे का खोटा, खरीद का बिक्री, खाद्य का अखाद्य, खाली का भरा, खिले का मुरझाया, खुले का बंद और उद्ध दोनों हो सकता है। खुशमिजाज का बदमिजाज, खुशी का गमी, खूबसूरत का बदसूरत, खेद का प्रसन्नता। क्षुब्ध का शांत आपने देख ही लिया था, बाकी खंडन का मंडन हो जाएगा, खरीदने का बेचना हो जाएगा। खंडन का यहाँ जो शब्द है ना वो खंडनीय है, खंडन नहीं है, तो खंडनीय का अखंड होता है। सबसे ज़्यादा सटीक इसका विलोम है अखंड। बाकी अखंडित भी लिख सकते हैं, लेकिन अखंडित वैसे कोई काम का शब्द नहीं है, अखंड ही आप याद रखिएगा। हाँ, खंडन का मंडन होता है, वो एक अलग है। खंडन मतलब होता है किसी बात को तर्क के साथ काटना, उसकी बात मानना नहीं बल्कि उसका प्रतिवाद करना। और मंडन मतलब प्रशंसा करना, उसकी बात का समर्थन करना। खरीदने का बेचना हो जाएगा, खिलने का मुरझाना हो जाएगा, खुशकिस्मत का बदकिस्मत हो जाएगा। किस्मत इसमें मूल शब्द है, बाकी खुश और बद ये दोनों उर्दू के उपसर्ग हैं। खुशी खुशी का बेमन से, गंभीर का छिछला होता है, अगंभीर भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ देखिए तो गगन का धरा हो जाएगा, गगन मतलब आप जानते ही आकाश, धरा मतलब पृथ्वी। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, गणनीय का अगणनीय और अगण्य दोनों हो सकता है। गण्य का अगण्य और नगण्य दोनों हो सकता है। गत का आगत है, गमन का आगमन है। गरल का सुधा है, गर्म का ठंडा है, गलत का सही है। गहरे का छिछला हो जाएगा, गिराने का उठाना हो जाएगा, गीले का सूखा हो जाएगा। गुण का अवगुण और दोष दोनों हो सकता है। गुणी का निर्गुणी है, गुनाहगार का बेकसूर, ठीक, या बेगुनाह भी लिख सकते हैं, यहाँ गुनाह की बात हो रही है। गुप्त का प्रकट, गुमसुम का बातूनी और बड़बड़िया दोनों हो सकता है। गुरु क्या देखिए शाब्दिक अर्थ होता है भारी, तो इसका हल्का हो जाएगा या लघु हो जाएगा। लघु जो है वो सबसे अच्छा विलोम है। गूढ़ का अगूढ़ हो जाएगा। गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा। गेय का अगेय हो जाएगा। गौण का मुख्य है, गौरव का लाघव है, ग्रस्त का मुक्त है। ग्रहण का त्याग और परित्यक्त दोनों हो सकता है, परित्याग दोनों हो सकता है। ग्राम का नगर हो जाएगा। ग्रामीण का नागर होता है, शहरी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ग्रामीण का सबसे बढ़िया विलोम है नागर, बाकी शहरी जो है वो एक सामान्य विलोम है। ग्राम्य का नागर, ये भी ठीक है। ग्राम्य का मतलब ग्राम से संबंधित, ग्रामीण वही बात है। इसके बाद ग्राह्य का अग्राह्य और त्याज्य दोनों हो सकता है, ये वाला ज़्यादा उपयुक्त है। घटती का बढ़ती हो जाएगा, घटने का बढ़ना हो जाएगा। घरेलू का बाहरी या जंगली दोनों हो सकता है। घरेलू का जंगली भी लिखा जाता है कहीं कहीं। घात का प्रतिघात हो जाएगा, घृणा का प्रेम हो जाएगा। घोषित का अघोषित हो जाएगा। चंचल का अचंचल और स्थिर में से जो आप चुने। चढ़ने का उतरना गिरना और चतुर का मूर्ख, चपल का अचपल। जालिम का रहम दिल हो जाएगा। जितेंद्रिय का अजितेंद्रिय हो जाएगा, ठीक, ये आप देख रहे हैं। जीत का हार हो जाएगा। जीर्ण का अजीर्ण हो जाएगा। जीवन का मरण हो जाएगा। जीवित का मृत हो जाएगा। जुड़े का बिछुड़ा, अलहदा दोनों हो सकता है। जेय का अजेय है। ज्ञात का अज्ञात है। गेय का अज्ञेय है।
ज्येष्ठ का कनिष्ठ है, ज्ञान का अज्ञान है, और आप देखें इधर वाले को तो जीत का हार है, जीवित का मृत है, जोरदार का हल्का है, ज्ञानी का मूढ़ और अज्ञानी दोनों हो सकता है। ज्ञानवान अगर लिखा है तो उसका भी यही आपको विलोम दिखाई देगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ से देखते हैं ज्वार का भाटा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ आपने देखा ही था। ज्ञान का अज्ञान और भ्रम दोनों हो सकता है, भ्रम भी लिखा जा सकता है, और ज्ञानी का आपने देखा ही था। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। ज्योति का तम हो जाएगा, तम मतलब अंधकार। ज्वार का भाटा है, ठंडे का गर्म है। ठोस का पोला, खोखला और तरल तीनों हो सकता है। तंदुरुस्त का कमजोर, तकलीफ का आराम। तद्वत का अतद्वत। तप्त का शीतल, तम का प्रकाश। तर का शुष्क, तरल का ठोस। तरुण का वृत्त, तर्क का वितर्क। तर्कपूर्ण का कुतर्कपूर्ण। तर्क संगत का अतर्क संगत या कुतर्क संगत। ताजा का बासी, ताप का शीत। तामसिक का सात्विक। तालीम याफ्ता का जाहिल। तालीम याफ्ता जो शब्द है इसका मतलब होता है पढ़ा लिखा। और देखिए, तिक्त का हो जाएगा मधुर, तिमिर का हो जाएगा प्रकाश, तीव्र का हो जाएगा मंद। तुकांत का अतुकांत, तुच्छ का महान, तुल्य का अतुल्य। तृप्त का अतृप्त, तृप्ति का अतृप्ति और तृष्णा दोनों हो सकता है। तेज का हल्का और मंद दोनों हो सकता है। त्याज्य का अत्याज्य हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण का त्रुटिहीन हो जाएगा। थोक का फुटकर हो जाएगा। थोड़े का बहुत और अधिक दोनों हो सकता है, चलेगा दोनों। दंड का पुरस्कार, दक्ष का अदक्ष, दक्षता का अदक्षता, दक्षिण का वाम और उत्तर दोनों हो सकता है, वही बात है। दब्बू का दबंग, और यहाँ आप देख रहे हैं दब्बू मतलब जो सबके दबाने से दब जाए, यानी कायर, भीरू जिसको कहा जाता है। दबंग मतलब साहसी और उदंड, न सिर्फ साहसी बल्कि उदंड, सबके ऊपर अपनी धाक जमाने वाला। दमनीय का अदमनीय, निर्दय का दयालु और सदय दोनों हो सकता है। दरिद्र का धनाढ्य और धनी दोनों हो सकता है। दर्शनीय का अदर्शनीय, दलित का अदलित, दागी का बेदाग, दाह्य का अदाह्य, दिन का रात, दिनांकित का अदिनांकित, दिलेर का कायर, दिवा का रात्रि, दीर्घकाय का कृशकाय। दीर्घायु का अल्पायु, दुआ का बद्दुआ और दुख का सुख हो जाएगा। इसी क्रम में और भी देख लीजिए, यहाँ पर दुखद है तो दुखद का सुखद हो जाएगा, दुखदायक है तो सुखदायक हो जाएगा, दुखमय है तो सुखमय हो जाएगा। ये तो पहचानना आसान है। दुराचार का सदाचार हो गया, दुराचारी का सदाचारी। दुरुस्त का गलत हो जाएगा, दुरुस्त मतलब ठीक ठाक। दुर्गति का क्या होगा, सुगति हो जाएगा। दुर्जन का सज्जन और दुर्बल का सबल। निंदनीय का हो जाएगा अनिंदनीय, प्रशंसनीय और अभिनंदनीय। निंदा का प्रशंसा और स्तुति दोनों हो सकता है। निंदे का श्लाघ्य हो जाएगा। निकट का दूर, निडर का डरपोक, नित्य का अनित्य, निपुण का अनिपुण, नियंत्रित का, माफ कीजिएगा, निमंत्रित का अनिमंत्रित और नियंत्रित का अनियंत्रित। ये आपका विलोम दिखाई दिया। नियत का अनियत, नियमित का अनियमित, नियामक का अनियामक, निरक्षर का साक्षर, निरर्थक का सार्थक, निराकार का साकार, निराधार का साधार, निरामिष का शामिश, निराशा का आशावान, माफ कीजिएगा, निराशा का आशा होगा, ठीक है, और निराश का आशावान हो जाएगा। निराश का आशान्वित भी हो सकता है। इसके बाद निरुद्ध का अनिरुद्ध हो जाएगा, निर्गुण का सगुण हो जाएगा, निर्जीव का सजीव हो जाएगा, निर्णय का अनिर्णय, निर्णीत का अनिर्णीत, निर्दोष का सदोष, निर्धनता का धनाढ्यता, निर्धारित का अनिर्धारित, निर्बल का सबल, निर्भीक का भयभीत, निर्मल का मलिन, निर्माण का विनाश और ध्वंस दोनों हो सकता है। आगे चलते हैं इसमें, तो आप देख रहे हैं आगे का, यहाँ तक हमने निर्माण तक देखा था। निर्लज्ज का देख लीजिए सलज्ज हो जाएगा, निर्वचनीय का अनिर्वचनीय है, निर्वाच्य का अनिर्वाच्य है, निश्चय का अनिश्चय है, निश्चित का अनिश्चित है, निषिद्ध का विहित और आदिष्ट दोनों हो सकता है, निष्काम का सकाम है, निष्क्रिय का सक्रिय है, निष्ठा का अनिष्ठा है, नीचे का ऊपर हो जाएगा, नीति का अनीति हो जाएगा और नीरस का सरस हो जाएगा, निरुजता का रुगड़ता हो जाएगा, नूतन का पुरातन है, नेक का बद है, नेकनामी का बदनामी है और नेकी का बदी है। ठीक है, नैसर्गिक का अनैसर्गिक भी हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त विलोम है इसका कृत्रिम। उसी क्रम में आगे चलते हैं। पद्य का गद्य हो जाएगा, परकीय का स्वकीय हो जाएगा, परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा, परमार्थ का स्वार्थ है, पराजय का विजय है। ये क्रम से आप देख रहे हैं, पराजय का विजय है, पराजित का विजित हो जाएगा। पराजित मतलब हारा हुआ और विजित मतलब जीता हुआ। अपराजित भी हो सकता है। अच्छा, विजित का एक और तात्पर्य होता है, विजित मतलब दूसरे के द्वारा जीता हुआ। तो जो व्यक्ति विजित हुआ है उसको कहा जाएगा पराजित, यानी हारा हुआ। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो पराजित का अपराजित ही विलोम होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक चीज जोड़ लीजिएगा, पराजित का अपराजित, पराजय का अपराजय। इसके बाद पराजय का अपराजय। पराजय मतलब जिसे कि पराजित किया जा सके और अपराजय मतलब जिसे कि पराजित न किया जा सके। परार्थ का स्वार्थ हो जाएगा, परिग्रही का अपरिग्रही हो जाएगा, परिचित का अपरिचित और अनजाना दोनों हो सकता है, परिच्छिन्न का अपरिछिन्न हो जाएगा और परिणत का अपरिणत हो जाएगा। परिणीत का अपरिणीत है, परिपक्व का अपरिपक्व है, परिपुष्ट का अपरिपुष्ट है, परिमार्जित का अपरिमार्जित है और परिमित का अपरिमित है। देखिए यहाँ पर परिवर्तनीय,
इसका हो जाएगा अपरिवर्तनीय, परिवर्तित का अपरिवर्तित, परिश्रम का विश्राम, परिश्रमी का आलसी, परिष्कृत का अपरिष्कृत, परिसीमित का अपरिसीमित, यहाँ देखें परिहार्य का अपरिहार्य, परीक्षित का अपरीक्षित, परुष का हो जाता है कोमल, परुष मतलब होता है कठोर। इसके बाद परोक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष सबसे अच्छा विलोम है, बाकी आप उपसर्ग लगा के बनाना चाहें तो भी बन जाएगा। पर्याप्त का अपर्याप्त है, पवित्र का दूषित होता है, अपवित्र भी आप लिख सकते हैं। पसंद का नापसंद और नापसंदगी दोनों हो सकता है, वैसे नापसंद ज़्यादा सही है। इसके बाद आप इसी क्रम में आगे चलें तो पर्याप्त का अपर्याप्त हो जाएगा, ये हमने देख लिया है, यहाँ तक देख लिया है ना। यहाँ से देखिए, पहले का पिछला बाद वाला, पहले का पीछे बाद में ये हो सकता है। पाक का नापाक हो जाएगा, पाच्य का अपाच्य, कुपाच्य भी हो सकता है। पाठ्य का अपाठ्य, पात्र का अपात्र, पाने का खोना। पाप का पुण्य, पापी का निष्पाप, पुण्यवान और पुण्यशील। पारदर्शी का अपारदर्शी, पार्थिव का अपार्थिव। पाश्चात्य का पूर्वी और पौरस्त्य दोनों होता है। पौरस्त्य ये याद रखिएगा, पाश्चात्य का पौरस्त्य, ये सबसे उपयुक्त विलोम है और यही वाला आयोग देगा भी, पूर्वी नहीं देगा, जो सीधा होता है वो नहीं दिया जाएगा। पास का दूर हो जाएगा, पुण्यवान का पापी हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा, पुरस्कृत का दंडित हो जाएगा। पुष्ट का अपुष्ट और छीण दोनों हो सकता है, पुष्टि का अपुष्टि है ही है। पूत का अपूत, कपूत, ठीक है। वैसे सपूत और कपूत ये आपस में विलोम है, सुपुत्र और कुपुत्र उसी का तत्सम रूप है। अब इसके बाद पूरे का अधूरा, ठीक, पूरित का अपूरित, पूर्ण का अपूर्ण, रिक्त खाली, छूछा, ऐसे। अपूर्णता का पूर्ण का, यहाँ देखें पूर्णता का अपूर्णता और पूर्णकालिक का अपूर्णकालिक, ये एकदम सटीक विलोम है। और आप देख रहे हैं यहाँ देखिए, पूर्व का क्या होगा, पश्च होगा। पूर्व का सबसे उपयुक्त विलोम है पश्च, पूरब का हो जाएगा पश्चिम, ठीक। अपर भी हो सकता है, पूर्व का अपर, हालांकि ये बहुत उपयुक्त नहीं है। पश्चिम और पश्च वाला जो इसमें ऑप्शन दिया है ना, वही ज़्यादा सही है। पश्च और पश्चिम आप याद रखिएगा। इसके बाद आप देखें, पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती भी हो सकता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला और उत्तरवर्ती मतलब बाद वाला। परवर्ती भी हो सकता है। इसके बाद पूर्वकालीन का उत्तरकालीन हो जाएगा। पृथक का संयुक्त हो जाएगा। पृथक करणीय का अपृथक करणीय। पेय का अपेय हो जाएगा। पोषित का अपोषित और पौरुषेय का अपौरुषेय। जब आप वेदों के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं तो आपको कहा जाता है, मतलब बताया जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात उन्हें पुरुषों के द्वारा अर्थात मनुष्यों के द्वारा रचा नहीं गया है। उन्हें देवताओं ने रचा है, मनुष्यों ने सिर्फ उसे लिपिबद्ध किया है। तो अपौरुषेय अर्थात जो कि पुरुषार्थ की सीमा से परे हो। प्रकट का गुप्त होता है, अप्रगट भी आप लिख सकते हैं। और आप देख लीजिए इसी क्रम में, प्रकाशित का अप्रकाशित है, प्रकृत का अप्रकृत है, प्रकृतिस्थ का अप्रकृतस्थ है। अच्छा, प्रकट के विलोम के तौर पे एक बढ़िया यहाँ दिया हुआ है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न मतलब होता है छिपा हुआ। जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में देखते हैं, तो वो भी बढ़िया है। प्रखर का मंद होता है, प्रगति का विनाश होता है, प्रगतिशील का अप्रगतिशील, दकियानूस और रूढ़िवादी ये तीनों हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं, प्रगल्भ का अप्रगल्भ होता है, प्रचलित का अप्रचलित होता है, एक क्रम से देखते जाइएगा। प्रचलित का अप्रचलित होता है और प्रचारित का अप्रचारित होता है। प्रचुर का अप्रचुर है, प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न है, प्रकट है प्रत्यक्ष है, उसी का रिवर्स यहाँ दे दिया है। प्रतिपन्न का अप्रतिपन्न होता है, प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध है, प्रतिम का अप्रतिम है, प्रतिष्ठा का अप्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठित का अप्रतिष्ठित है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रक्षन्न, गुप्त और अपरोक्ष है, प्रत्याशित का अप्रत्याशित है, प्रथम का अंतिम है, प्रधान का गौण है, प्रभावित का अप्रभावित है, दुष्प्रभावित भी हो सकता है, प्रभावी का अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रमाणित यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, प्रमाणित का अप्रमाणित, प्रमुख का गौण। और आप देखें, प्रेरित का अप्रेरित हो जाएगा, प्रोत्साहित का हतोत्साहित हो जाएगा और प्रौढ़ का अप्रौढ़ या फिर युवा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्रौढ़ता का अप्रौढ़ता हो जाएगा या फिर अपरिपक्वता भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो परिपक्वता का विलोम ज़्यादा सटीक होगा। अप्रौढ़ता सही है। फलाहारी का अनाजी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला जो है उसे आप देखिए तो फलित का अफलित हो जाएगा, निष्फलित भी लिखा जा सकता है, जिससे फल न प्राप्त हो। फायदे का नुकसान, फूल का विलोम कांटा, फैलने का सिकुड़ना। बंधन का मुक्ति होता है, मोक्ष भी लिख सकते हैं। बड़बड़िया का गुमसुम, यहाँ देखें बढ़ने का घटना हो जाएगा, बढ़िया का घटिया हो जाएगा। बद्ध का मुक्त होता है, अबद्ध भी लिखा जा सकता है। बद्ध का अबद्ध, बद्ध मतलब जिसका कि वध किया जा सके और अबद्ध मतलब जो न वध करने योग्य हो। बनने का मिटना, बिगड़ना, टूटना। बर्बर का सभ्य, बलवान का दुर्बल और बलहीन। बहिरंग का अंतरंग, बहुधा का यदा कदा, बाढ़ का सूखा, बाधक का अबाधक और सहयोगी भी हो सकता है। बाधित का अबाधित, बाध्य का अबाध्य, बार बार का कभी कभी, बाहर का अंदर भीतर दोनों, बाह्य का अभ्यंतर, ठीक है।
और आप देखते चले, बीमार का हो जाएगा चंगा और तंदुरुस्त दोनों, बुद्धिमान का बुद्धिहीन निर्बुद्धि दोनों हो सकता है, बुरे का भला हो जाएगा, वृहत का लघु हो जाएगा, बेचने का खरीदना, बेडौल का सुडौल, बेदम का दमदार, बेमेल का संगत, बोधगम्य का अबोधगम्य, गूढ़ और दुरूह दोनों तीनों हो सकता है, तीनों में से जो आपको मिल जाए, बोध्य का अबोध्य, ब्याह का कुंवारा अनब्याहा, भंगुर का अभंगुर, भंजनीय का अभंजनीय, भक्त का अभक्त, ठीक, भक्ष्य का अभक्ष्य, भग्न का अभग्न और साबुत दोनों हो सकता है, भद्र का अभद्र, भद्रता का अभद्रता। जागृत का देख लीजिए, जागृत का सुप्त होता है, सुषुप्त भी लिख सकते हैं। जनक का जननी हो जाएगा, जल का निर्जल, थल दोनों हो सकता है, जल का थल आप लिख सकते हैं। जागरूक का क्या होगा, उदासीन होगा, जनाकीर्ण का जनविहीन हो जाएगा या जनहीन भी आप लिख सकते हैं, वीरान भी लिख सकते हैं। इसके बाद ज्योतिर्मय का तमोमय हो जाएगा, ज्योतिर्मय मतलब उजाले से भरा हुआ, ज्योति से भरा हुआ, तमोमय मतलब अंधकारपूर्ण। जाड़े का गर्मी है, ज्वार का भाटा है, जंगली का घरेलू पालतू दोनों हो सकता है, जोड़ का घटाव है, ये सब एकदम सीधे विलोम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्वलन का शमन होता है, जलाना और शांत करना यानी बुझाना। झूठ का सच हो जाएगा, तगड़े का माफ कीजिएगा झगड़े का शांति हो जाएगा, झनकृत का निस्तब्ध हो जाएगा, झीने का गाढ़ा हो जाएगा, तट का मझधार है, तल का अतल है, तनय का तनया है, तनया मतलब पुत्री, तनवंगी का स्थूलंगी है और तरल का ठोस हो जाएगा, तनुता का पुष्टता हो जाएगा, तप्त का शीतल, तारुण्य का वार्धक्य, तारुण्य मतलब जवानी, वार्धक्य मतलब बुढ़ापा, तृष्णा का वितृष्णा और तृप्ति, वितृष्णा नहीं होगा, ठीक है। वितृष्णा और तृष्णा ये लगभग समानार्थी हो जाएंगे, हालांकि दोनों समानार्थी है नहीं। वितृष्णा का मतलब होता है और बुरी तृष्णा, ठीक है। वी लगा दिया तो और ज़्यादा मतलब विकृति आ जाती है। वी उपसर्ग अच्छाई भी दे सकता है, बुराई भी दे सकता है, अब ये इस पर निर्भर करता है कि कहाँ यूज़ किया गया। तो वितृष्णा नहीं होगा, तृष्णा का तृप्ति होगा, ये याद रखिएगा। तृषित का तृप्त हो जाएगा, तृषा का तृप्ति हो जाएगा, तृप्त का अतृप्त और तृषित दोनों हो सकता है। तीक्ष्ण का कुंद हो जाएगा, त्यक्त का ग्रहित अभी पीछे देखा है, त्याज्य का ग्राह्य हो जाएगा, तुष्ट का रुष्ट हो जाएगा, तेज का धीमा हो जाएगा, तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा, तटस्थ का सापेक्ष, तिमिर का आलोक और ज्योति दोनों हो सकता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको चुनते हैं। तलवार का ढाल हो जाएगा, तुलनीय का अतुलनीय हो जाएगा, था का अथाह है, थकावट का स्फूर्ति है, थोक का फुटकर और खुरदुरा, दास का स्वामी, दरिद्र का संपन्न और धनी दोनों हो सकता है, देह का विदेह है, दंड का क्षमा और पुरस्कार दोनों है, और दयालु का क्रूर और निर्दयी दोनों हो सकता है। अब ये विकल्प के ऊपर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार से दुसाध्य का सुसाध्य हो जाएगा, साध्य इसमें मूल शब्द है, दुर्बुद्धि और सुबुद्धि इसमें दु और सु उपसर्ग इस्तेमाल हुए हैं, और साथ में दृश्य और अदृश्य ये आपस में विलोम है। आगे बढ़ते हैं और अगले पेज की ओर नजर डालते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक क्रम से, दुर्गम का सुगम है, दुर्भाग्य का सौभाग्य है, दृढ़ का माफ कीजिएगा दृष्ट का अदृष्ट है, दुर्दांत का शांत है, दमित का उत्तेजित है, शमित का भी उत्तेजित लिखा जा सकता है, दीर्घ का ह्रस्व सूक्ष्म और लघु, दुखी का सुखी, दुशील का सुशील, दुराग्रह का आग्रह, दुर्निवार का निर्वार्य मतलब जिसका कि निवारण हो सके, और दूरवर्ती का निकटवर्ती हो जाएगा, दैविक का भौतिक हो जाएगा, देव और देवता मतलब दोनों का ही आप लिख सकते हैं, दानव असुर दैत्य, दूषित का हो जाएगा स्वच्छ सिद्ध भी लिख सकते हैं, दिवा का रात्रि और निशी दोनों हो सकता है, दाता का शूम होता है, ये बार बार आयोग देता है, बाकी भिखारी भिक्षुक और याचक हो सकता है, सबका मतलब एक ही है। दानी का कृपण हो जाएगा, देर का सबेर या जल्दी, द्वंद्व का शांति, धरा का गगन हो गया, ये तो सीधा है, धनी या धनिक का निर्धन और दरिद्र ये हो सकता है, धीरोदात का धीरोद्धत हो जाएगा। कुछ लोग इसका मतलब पूछते हैं, धीरोदात मतलब होता है ऐसा वीर या ऐसा वीर पुरुष जो कि अपने गुणों का वर्णन न करता हो, अपने गुणों का प्रदर्शन न करता हो, वीर होने के बावजूद, सामर्थ्यवान होने के बावजूद उसके अंदर विनम्रता हो, ऐसे वीर पुरुष को धीरोदात कहा जाता है, उदात आचरण वाला। और धीरोद्धत का मतलब होता है उसके अंदर योग्यता तो है, बहादुरी है, कौशल है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो उनका उग्र प्रदर्शन करता है, मतलब अपने गुणों को एकदम चढ़ा बढ़ाकर दिखाने के लिए आमादा रहता है। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे धीरोद्धत का जो एग्जाम्पल है वो रावण हो जाएगा, धीरोदात का उदाहरण हो जाएंगे भगवान राम। दोनों ही वीर थे, दोनों के अंदर अच्छे अच्छे गुण थे, अच्छे सामर्थ्य थे, लेकिन रावण अपने गुणों का प्रदर्शन और अपने गुणों पर अहंकार किया करता था, भगवान राम के साथ ऐसा नहीं था। तो ये आपने देखा। इसके बाद धवल का कृष्ण हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, प्रवेश का निकास हो जाएगा, फाटक का अच्छा हाटक हो जाएगा। अब सब लोग कहेंगे कि ये क्या चीज़ है। फाटक मतलब यहाँ पे वो दरवाजे वाला गेट वाला फाटक नहीं है। फाटक का मतलब होता है, जैसे सूप आप जानते हैं, अनाज फटकने के लिए जो सूप या चलनी का साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सूप से जब अनाज को पछोरा जाता है, ठीक है, अनाज के अंदर कण होते हैं, गंदगी होती है, उसको बाहर निकालने के लिए, मान लीजिए चावल है तो उसको पछोरा गया, उसको सूप पे फटका गया।
तो उसके फटकने से जो कण बाहर आता है, बाहर देखते हैं आपकी किसी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, धूल, उसके अंदर छोटी छोटी कणकी होती है उस अनाज की, जो कि काम की नहीं होती है, मतलब पशु इत्यादि खा सकते हैं। तो उसी को कहा जाता है फाटक, जो कि सूप द्वारा अनाज को फटकने से निकला हुआ है, उसको कहा जाता है फाटक। तो उसका मूल्य 2 कौड़ी का है, मतलब वो किसी काम का नहीं है, उसका दाम कुछ नहीं है। और हाटक मतलब होता है सोना। तो वहाँ पे कण और खुद्दी जो है उसको मूल्यहीन बताया गया है, मतलब मूल्यहीन के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। और हाटक जो शब्द है यानी स्वर्ण, वो एक मूल्यवान वस्तु है। तो यहाँ मूल्यवान और मूल्यहीन का आपस में कंपटीशन है, इसीलिए दोनों विलोम है। फुल्ल का म्लान हो जाएगा, फिरने का स्थिर हो जाएगा, बोध्य का दुर्बोध्य हो जाएगा, बहु का अल्प है और बहुमत का अल्पमत हो जाएगा। ऐसे ही बंजर का उर्वर है, बाह्य का आंतरिक है, अभ्यंतर भी हो सकता है। बड़बोले का गुमसुम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। बेचने का खरीदना है, बनने का मिटना बिगड़ना टूटना, भले का बुरा। भिक्षुक का दाता, भय का अभय, भयाक्रांत का भय शून्य और निडर दोनों हो सकता है। भोक्ता का भुक्त, भूषण का कुभूषण, भगवान का भगवती, ये आप देख रहे हैं। भंजक का योजक, भाग्य का दुर्भाग्य, भाई का बहन, भूमिका का उपसंहार, भ्रामक का निश्चयात्मक, भूगोल का खगोल, भावी का भूत, भिन्न का अभिन्न, भूतकाल का भविष्यकाल और भौतिकता का आध्यात्म या आध्यात्मिकता भी आप लिख सकते हैं। भूतपूर्व का अभूतपूर्व है, मंद का शीघ्र है। इसी क्रम में और भी देख लीजिए, जैसे कि आपका मनसा है तो मनसा का कर्मणा हो जाएगा, मन से और कर्म से। मर्त्य का अमर्त्य हो जाएगा, महात्मा का दुरात्मा और तुक्षात्मा दोनों हो सकता है। मंथर का क्षिप्र है, मंथर मतलब धीमा, क्षिप्र मतलब तेज। मनः स्थैर्य का मनः दौर्बल्य है। मनुज का दनुज है, महंगे का सस्ता है। महत्तम का लघुत्तम है, मालिक का नौकर है। मृदुल या मुलायम का कठोर सख्त कड़ा। महल का झोपड़ी, मिट का अमिट। मृत्यु का जीवन, मरने का जीना, माता का पिता। मुदित का खिन्न, मूल का निर्मूल, मौन का मुखर। मीठे का नमकीन या फीका, मितव्ययी का खर्चीला और मेल का बेमेल, वैमनस्य अनबन, ये तीनों हो सकता है। यद्यपि का क्या होगा, तदपि या तथापि। यादृश का तादृश। यति का गृहस्थ हो जाएगा, याद का भूल हो जाएगा। यौवन का बुढ़ापा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक रह गया है, युयुत्सा का क्या होगा? युयुत्सा का मैत्री हो जाएगा। युयुत्सा मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा। शक्तिमान का शक्तिहीन हो जाएगा, शक्ति का क्षीणता हो जाएगा। सापित का शाप मुक्त हो जाएगा, शारीरिक का मानसिक है। शर्मदार का बेशर्म हो गया। श्लिष्ट का अश्लिष्ट है। शिव का अशिव है। शमित का उत्तेजित है। षठता का सज्जनता है। शाप का आशीर्वाद और वरदान दोनों हो सकता है। शालीन का उद्धत और धृष्ट दोनों हो सकता है। शूर का कायर और भीरु दोनों हो सकता है। शिथिल का दृढ़ है। शीघ्रता का विलंब है। शब्द का निशब्द है। शरण का अशरण है। शस्त्र का अस्त्र है। शायद का निश्चित है। शिख का नख है। शिखर का शीर्ष है, माफ कीजिएगा, शिखर या शीर्ष का जो विलोम है वो तल है। शिखर या शीर्ष मतलब ऊपर का जो टॉप पोजीशन है। शिष्य का गुरु है। शुद्धि का अशुद्धि है। शुल्क का निःशुल्क है। शोभन का अशोभन है। शोक का हर्ष और आनंद दोनों में से कोई भी हो सकता है। शोषक का पोषक हो जाएगा। श्वास का प्रश्वास है। शस्त्रीकरण का निशस्त्रीकरण है। शाश्वत का क्षणिक है। संस्कृति का विकृति है। संक्षिप्त का विस्तृत हो गया। हताश का आशावान हो गया। और आप देख रहे हैं ह्रस्व का वृद्धि होता है। ह्रस्व मतलब कमी, इसका वृद्धि भी हो सकता है, विकास भी हो सकता है। दीर्घ भी हो सकता है, वो भी चलेगा। हित का अहित और अनहित दोनों हो सकता है। हमारे का तुम्हारा हो गया। हंसने का रोना, हानिप्रद का लाभप्रद, हरियाली का सूखा, क्षत का अक्षत, क्षमता का अक्षमता, क्षणिक का शाश्वत होता है। चिरंतन भी आप लिख सकते हैं, दोनों समानार्थी हैं। क्षीण का पुष्ट हो जाएगा। क्षुब्ध का शांत हो जाएगा। क्षुण का अक्षुण है। क्षर का अक्षर है। क्षमा का दंड है। क्षति का लाभ है। क्षुद्र का आप देख रहे हैं विराट होता है। क्षय का अक्षय, त्रिकोण का षटकोण, त्रिकुटी का भ्रिकुटी, ज्ञान का अज्ञान, ज्ञानी का अज्ञानी, मूर्ख माफ कीजिएगा, अज्ञानी, मूढ़ और मूर्ख, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, मतलब तीनों का जो विलोम शब्द है वो अज्ञानी, यहाँ देखें ज्ञानी होता है। ज्ञात का अज्ञात हो जाएगा। वैसे ज्ञानी का जो सबसे प्रचलित विलोम है वो मूर्ख होता है। मूढ़ जो है वो मूर्ख से थोड़ा सा अलग शब्द है, दोनों के शब्दार्थ में अंतर होता है। मूढ़ का मतलब होता है ऐसा मूर्ख जो कि बहुत रूढ़िवादी हो, मतलब वो अपनी विचारधारा से टस से मस होना न जाए। मूर्ख व्यक्ति आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। एक तो मूर्ख को होशियार बनाया जा सकता है, मतलब सिखा पढ़ाकर उसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति होता है जो कि न सिर्फ मूर्ख होता है बल्कि नालायक भी होता है, यानी उसके अंदर न तो सीखने की इच्छा होती है न दूसरे से कुछ वो लेना चाहता है, यानी अपने अहंकार में चूर होता है। तो अगर मूर्ख के साथ अहंकारी भी है, किसी की ना सुनने वाला है, तो उसको हम कहते हैं मूढ़, और ऐसे व्यक्ति में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती। फिलहाल यहाँ मोटा हम लोग विलोम देख रहे हैं और उतने से काम चल जाएगा। ज्ञात का अज्ञात होता है। गेय का अज्ञेय होता है। श्री गणेश का इतिश्री होता है। श्रम का विश्राम होता है। श्रेष्ठ का तुच्छ और निम्न दोनों हो सकता है। श्रोता का वक्ता होगा ही। और श्रद्धा का होता है घृणा।
ठीक है। श्रव्य का अश्रव्य, श्रव्य मतलब जो सुना गया हो, सुनने योग्य हो। श्रुत का अश्रुत हो जाएगा, श्राप का आशीर्वाद हो जाएगा, श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, यहाँ लिंग परिवर्तन किया गया है। श्रवण का दर्शन हो जाएगा, श्रवण मतलब होता है सुनना, दर्शन मतलब देखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली क्लास समाप्त होती है। दूसरी क्लास में फिर से मिलते हैं क्योंकि विलोमों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। विलोम शब्दों पर रिकॉर्ड की गई ये क्लास 2 है, आप अपने एप्लीकेशन में इसे देख रहे हैं। यहाँ शब्द और विपरीतार्थक शब्दों को हम साथ में देख रहे थे। पहले लेक्चर में हमने ये बताया था कि विलोमों का निर्माण कैसे किया जाता है, और हमने मिश्रित रूप में उन विलोमों को देखा था वहाँ पर, जिसमें कि लिंग परिवर्तन करके विलोम बनाया जा सकता था, मूल शब्द ही रखकर विलोम बनाया जा सकता था। मतलब एक शब्द था, उसका जो ओरिजिन है उससे सर्वथा भिन्न एक नया शब्द खोज लिया जाता और उसको चुन के वहाँ रख दिया जाता, तो वो विलोम हो जाता उसका, ठीक, ऐसा होता था। और ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका था वो उपसर्ग के साथ था। मतलब नए नए उपसर्गों का प्रयोग करके हम विलोम बना सकते थे। कुछ उपसर्ग परिवर्तन से भी बन सकता था, मतलब जो मूल शब्द है उसमें पहले से ही कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ है, हमने क्या किया, वो पहले से लगा हुआ उपसर्ग हटाकर उसके स्थान पर विपरीत अर्थ देने वाला कोई उपसर्ग लगा दिया, तो उससे भी काम हो जाता था। तो आइए यहाँ आगे अपनी प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। देखिए, पिछली क्लास को पहले देख लीजिएगा, एक सीक्वेंस में आप जब देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। और ये बात फिर से रिपीट की जा रही है कि इतनी लंबी चौड़ी तालिका को रटने के फेर में नहीं पढ़ना है। कहीं भी आपको इतनी भारी भरकम मात्रा में अगर तथ्यों का भंडार दिख रहा है तो उसमें रटना नहीं है, बार बार पढ़ना है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो यहाँ भव्य से शुरू होता है। भव्य का होता है साधारण, हुहड़ भी हो सकता है, अब ये निर्भर करता है कि विकल्प क्या है। भाग्य का अभाग्य हो जाएगा, दुर्भाग्य भी हो सकता है, हालांकि सौभाग्य का दुर्भाग्य ज़्यादा बेहतर होता है। अब भाग्यवान का अभागा, बदकिस्मत और हतभाग्य तीनों हो सकता है। भारी का हल्का, भारी भरकम का हल्का फुल्का, भाव का अभाव, कुभाव, दुर्भाव, भावनीय का अभावनीय, भिन्न का अभिन्न, भीतर का बाहर, भीतर का बाहर फिर से, भीतरी का बाहरी और भूत का भविष्य, ठीक है। भूत का भविष्य, भूत का कोई वर्तमान विलोम नहीं बताता है, भविष्य कहता है। भूतपूर्व का अभूतपूर्व, भेद्य का अभेद्य और दुर्भेद्य दोनों हो सकता है। भोगी का योगी है, भोग्य का अभोग्य है, भोज्य का अभोज्य है और भौतिक का आध्यात्मिक। भ्रांत का निर्भ्रांत है, मंगल का अमंगल, यहाँ देखिए उपसर्ग जोड़कर, मंगलकारी का अमंगलकारी, मंद का द्रुत, मजेदार का बेमजा, मत का अमत्त, मधुर का अमधुर, कटु, कर्कश, तीक्ष्ण, इतने सारे शब्द हैं, ठीक। इसमें से जो विकल्प में आपको मिले उसको चुनेंगे। मनुज का तनुज, मनुष्य का पशु, मर्यादित का अमर्यादित, मलिन का निर्मल, मसृण का रुक्ष, पीछे आपको बताया था पिछले लेक्चर में, मसृण मतलब होता है मुलायम, रुक्ष मतलब होता है रूखा। महत का लघु हो जाएगा, महत्ता का लघुता हो जाएगा। महत्वपूर्ण के कई सारे शब्द आपको विपरीतार्थक मिलेंगे, जैसे कि अमहत्वपूर्ण, गौण, असार और तुक्ष। इसके बाद महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा, महान का तुच्छ हो जाएगा, मान का अपमान हो जाएगा, मानव का दानव हो जाएगा, मानवता का नृशंसता हो जाएगा, मानवीय का अमानवीय हो जाएगा। मान्य का अमान्य है, मार्जित का अमार्जित है, मितव्ययिता का अमितव्ययिता है। मित्र का शत्रु है, मिथ्या का सत्य है। मिलन का विच्छेद, विक्षोह और विरह तीनों हो सकता है। मिलने का बिछुड़ना है, मिश्रित का अमिश्रित है। मीठे का नमकीन और फीका दोनों हो सकता है। मुक्त का बधा और बद्ध दोनों हो सकता है। मुख का पृष्ठ है और मुख्य का गौण है। मुमकिन का नामुमकिन, मुलायम का कड़ा कठोर सख्त, मुसीबत का आराम, मूक का वाचाल और मुखर दोनों हो सकता है। मूढ़ का ज्ञानी, मूर्छित का सचेत सजग, मूर्त का अमूर्त, मूल्यवान का मूल्यहीन, मृत का जीवित, मेल का वैमनस्य अनबन दोनों, मैत्री का अमैत्री, मोटे का पतला महीन, ये देखें। मोहित का अमोहित, मौके का बेमौका, मौके का बेमौके। मौन का वाचाल हो जाएगा, मौलिक का अमौलिक हो जाएगा, यथार्थ का अयथार्थ हो जाएगा। यथेष्ट का कम हो जाएगा, ठीक है। यथेष्ट का यथल्प भी लिखा जा सकता है, अल्प भी लिखा जा सकता है, तो वो भी है, कम भी लिखा जा सकता है। अब ये जैसे विकल्प हों। यश का अपयश हो जाएगा, यशस्वी का अयशस्वी हो जाएगा। याचक का अयाचक है, याचित का अयाचित है। युक्ति युक्त का अयुक्ति युक्त है। युद्ध का शांति है, युवा का वृद्ध है, योग का वियोग है। योगी का भोगी, योग का अयोग, माफ कीजिएगा, योग्य का अयोग्य, योग्यता का अयोग्यता, यौगिक का अयौगिक, यौवन का वार्धक्य, रक्षक का भक्षक, रक्षित का अरक्षित, रचना का ध्वंस, रचित का अरचित, ये आप देख रहे हैं लगातार। रद्द का बहाल हो जाएगा, रसिक का अरसिक हो जाएगा और रसीले का रसहीन हो सकता है, नीरस भी हो सकता है। रहम दिल का बेरहम है, राग का द्वेष और विराग दोनों है, रागी का विरागी है। राजतंत्र का जनतंत्र है, राजा का रंक है, रात का दिन है। रिक्त का पूर्ण और भरा दोनों हो सकता है। रुचि का अरुचि है, रुचिकर का अरुचिकर है। रुक्ष का मृदु है, रूढ़िबद्ध का रूढ़िमुक्त है, रूपवान का कुरूप है।
रोचक का अरोचक है, रोने का हंसना है, रौद्र का अरौद्र है, लंबे का ठिगना और नाटा दोनों हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। लक्षित का रुक रुक कर, लक्षित मतलब एकदम निरंतर एक लक्ष्य की ओर साध कर चलने वाला, और रुक रुक कर उसका विपरीत हो जाएगा। लघु का गुरु होता है, दीर्घ भी आप लिख सकते हैं। लचकीले का कड़ा हो जाएगा, लज्जावान का निर्लज्ज हो जाएगा। ठीक, लज्जावान का निर्लज्ज हो जाएगा। लभ्य का अलभ्य हो जाएगा। लापरवाह का सावधान है, लाभ का हानि है, लाभदायक का हानिकारक है, लाभप्रद का अलाभप्रद और हानिप्रद दोनों हो सकता है। लायक का नालायक है, लिखित का अलिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। लिप्त का अलिप्त और निर्लिप्त दोनों हो सकता है। लुप्त का व्यक्त हो जाएगा, लुभावने का घिनौना हो जाएगा। ये देखिए, लेने का देना हो जाएगा। लोकप्रिय का अलोकप्रिय है और लोहित का अलोहित है ना। लौकिक का अलौकिक है, वक्र का ऋजु और सरल दोनों होता है। वचनबद्ध का अवचनबद्ध और वचन मुक्त दोनों है। वफादार का बेवफा है। वयस्क का अवयस्क, अल्पवयस्क और नाबालिग, ये तीनों है। वर का वधु है। वर्णनीय का अवर्णनीय और वर्णनातीत, वर्णन से परे, है ना। दोनों ये दोनों ही विलोम यहाँ पर काम करते हैं। वर्णनीय मतलब जिसका कि वर्णन किया जा सके, इसमें अनीय प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। बाकी इसमें अवर्णनीय लिखा जा सकता है, अ उपसर्ग आपने लगा दिया तो विपरीत हो गया। या वर्णनातीत एक नया शब्द आपने लिख दिया जो कि वर्णन से परे है। वर्ण्य का अवर्ण्य हो जाएगा। वसंत का पतझड़ हो जाएगा। वस्त्रधारी का निर्वस्त्र होता है। दिगंबर लिख सकते हैं, हालांकि ये इतना सटीक नहीं है यहाँ पर। विवस्त्र लिखा जा सकता है। देखिए, निर्वस्त्र लिख सकते हैं, विवस्त्र लिख सकते हैं, वस्त्रहीन लिख सकते हैं, नंगा भी लिख सकते हैं। वांछनीय का अवांछनीय है। वाकिफ का नावाकिफ है। वाजिब का गैर वाजिब और नावाजिब दोनों हो सकता है। गैर और ना दोनों ही उपसर्ग यहाँ काम कर सकते हैं। वादी का प्रतिवादी है। वास्तविक का अवास्तविक है। ऐसे ये चल रहा है। और आप देखिए, वास्तविकता का अवास्तविकता है। विकल का अविकल है। विकसित का अविकसित है और पिछड़ा भी हो सकता है। अब ये निर्भर करता है कि दिया क्या है। विकारी का अविकारी हो जाएगा। विकास का विनाश, ह्रास दोनों हो सकता है। विकृत का अविकृत है। विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध है। विख्यात का कुख्यात है। विचलित का अविचलित है। विचारवान का अविचारी है। विचारित भी हो सकता है, माफ कीजिएगा। विचारवान जो है इसका अविचारी हो जाएगा। विचारित का अविचारित होता है। विचारित जो शब्द है इसका विलोम होता है अविचारित। विच्छिन्न का अविच्छिन्न हो जाएगा। विजय का पराजय है। विजयी का पराजित भी हो सकता है, परास्त भी हो सकता है। ठीक, विजयी का पराजित भी हो सकता है और परास्त भी हो सकता है। विज्ञ का अविज्ञ हो सकता है, अज्ञ भी हो सकता है। सबसे अच्छा होगा अज्ञ। ठीक है, विज्ञ का प्रज्ञ मत चुन लीजिएगा। प्रज्ञ और इस तरह के जो शब्द है ना, अभिज्ञ, ये सब शब्द विज्ञ के ही लगभग मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, विशिष्ट ज्ञान वाला। और अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी। तो विज्ञ का सबसे बेहतरीन विलोम होता है अज्ञ। विदग्ध का अविदग्ध, विदित का अविदित, विद्यमान का अविद्यमान, विधवा का सधवा, विधि का अविधिक, विधि सम्मत का विधि विरुद्ध, विनम्र का अविनम्र, उजड्ड, विनय का अविनय, विनयी का अविनयी, विनश्वर का अविनश्वर, विनीत का दुर्विनीत और अविनीत दोनों हो सकता है। मतलब दुर और अ दोनों उपसर्ग काम करेंगे। विपत्ति का संपत्ति है। विपद का सपद है। विपन्न का अविपन्न और निरोग दोनों हो सकता है। विबुध का अविबुध, ठीक, तमीरचर भी हो सकता है। ठीक है, विबुध का मतलब होता है देवता। विभक्त का अविभक्त, विमुख का उन्मुख और सम्मुख दोनों हो सकता है। वियोज्य का अवियोज्य है। विरल का सुलभ और सर्वसुलभ है। विराट का क्षुद्र है। अविवाहित का अविवाहित है। विवेकी का अविवेकी है। विशाल का लघु है और विशिष्ट का सामान्य और साधारण दोनों हो सकता है। विशुद्ध का अविशुद्ध है। विशेष का सामान्य साधारण। विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ। विश्वसनीय का अविश्वसनीय। विश्वस्त का अविश्वस्त और विश्वासघाती। विश्वास का अविश्वास। विश्वासी का अविश्वासी। विस्तीर्ण का अविस्तीर्ण। विस्तृत का संकुचित और संक्षिप्त दोनों हो सकता है। विस्मरणीय का अविस्मरणीय और विहित का अविहित। वीर का विलोम कायर हो जाएगा। वृद्धि का ह्रास हो जाएगा और वृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। ये देखिए, वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक है। वैतनिक का अवैतनिक है। वैध का अवैध है। वैधानिक का अवैधानिक है। व्यक्त का अव्यक्त है। व्यक्तिक का अव्यक्तिक है। वैक्तिक का अवैक्तिक है। वैधानिक के नीचे आप देखें, व्यग्र का अव्यग्र और शांत दोनों हो सकता है। व्यभिचारी का सदाचारी हो जाएगा। व्यर्थ का अव्यर्थ हो जाएगा। व्यवस्था का अव्यवस्था और कुव्यवस्था दोनों हो सकता है। व्यवस्थित का अव्यवस्थित हो जाएगा। व्यवहृत का अव्यवहृत हो जाएगा और व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। व्यस्त का अव्यस्त है। व्यापक का अव्यापक है। व्याप्त का अव्याप्त है। व्याप्ति का अव्याप्ति है और व्याप्य का अव्याप्य है। यह ध्यान से देखिएगा।
इसके बाद व्यवहारिक है तो इसका अव्यवहारिक हो जाएगा, शंकित का अशंकित हो जाएगा, शकुन का अपशकुन हो जाएगा, शक्य का अशक्य हो जाएगा, शत्रु का मित्र हो जाएगा, शत्रुता का मित्रता हो जाएगा। शम्य का अशम्य है, शयन का जागरण है, शरीरी का अशरीरी है, शर्मदार का बेशर्म है, शहरी का देहाती गंवार दोनों, शांत का अशांत, उत्तेजित और उद्विग्न। और देखिए, शांति का अशांति, शानदार का शर्मनाक, शाप का वरदान, शालीन का धृष्ट, शासक का शासित, शास्त्रीय का अशास्त्रीय, शिक्षित का अशिक्षित, शिष्ट का अशिष्ट, शीतल का उष्ण, शीत का तल, माफ कीजिएगा शीर्ष का तल, शीत का उष्ण नहीं होता है। शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा, शुक्ल मतलब होता है सफेद, कृष्ण मतलब होता है काला। शुचि का अशुचि हो जाएगा, शुचि मतलब पवित्रता। शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा, शुद्धता का अशुद्धता हो जाएगा, शुभ का अशुभ हो जाएगा। शुष्क का सरस है, सूर का भीरु है, शूरता का भीरुता है, श्रृंखलित का विशृंखलित है, शोक का हर्ष है, शोधित का अशोधित है, शोचनीय का अशोचनीय है, शोषक का शोषित है, शोहरत का बदनामी है, शौच का अशौच, श्यामा का गौरी, श्रद्धा का अश्रद्धा, श्रव्य का दृश्य, श्रांत का अश्रांत, श्री गणेश का इतिश्री, श्रुत का अश्रुत, श्रुति मधुर का कर्णकटु, श्रेष्ठ का अधम, श्रेष्ठता का अधमता, श्रोता का वक्ता, श्लाघ्य का अश्लाघ्य। संकल्प का आप देख रहे हैं, संकल्प का विकल्प होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, संकोच का असंकोच होता है, संक्षेप में का विस्तार से होता है, संग का कुसंग होता है, संगत का असंगत और बेमेल दोनों होता है, संगति का विसंगति और असंगति दोनों होता है, संगठन का विघटन होता है और संगठित का विघटित होता है, संतत का असंतत होता है, संतुलन का असंतुलन होता है, संतुष्ट का असंतुष्ट होता है, संतुष्टि का असंतुष्टि है, संतोष का असंतोष है, संतोषजनक का असंतोषजनक है, संतोषी का असंतोषी है, सन्यासी का गृहस्थ है, संदिग्ध का असंदिग्ध है, संदेह का विश्वास है, संधि का विग्रह है, संपद का विपद है, संपन्न का विपन्न है, संपन्नता का विपन्नता है, संपृक्त का असंपृक्त है और संबद्ध का असंबद्ध आपने यहाँ भी देख लिया है, संभव का असंभव है, संभावना का असंभावना है, संभावित का असंभावित, संभाव्य का असंभाव्य, संभाषण का असंभाषण, संयत का असंयत, संयम का असंयम, संयमी का असंयमी और व्यभिचारी दोनों संभव है, संयुक्त का असंयुक्त, संयोग का वियोग भी हो सकता है, असंयोग भी हो सकता है, संलग्न का असंलग्न, संवादी का असंवादी, समृद्ध का असमृद्ध, संशय का असंशय, संशयी का निसंशयी, संशोधित का असंशोधित, संश्लेषण का विश्लेषण, संसारी का असंसारी, संस्कृत का असंस्कृत, ठीक है, संस्कृत का असंस्कृत और संघत का होता है असंगत। ये ध्यान से देखिएगा। बाकी अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए यहाँ देखिए, सकारण का विलोम होता है अकारण, सकारात्मक का नकारात्मक, सक्रिय का निष्क्रिय और अक्रिय दोनों हो सकता है, सक्रियता का अक्रियता और निष्क्रियता दोनों हो सकता है, सक्षम का अक्षम है, सखा का शत्रु है, सखा मतलब होता है मित्र, सख्त का नर्म है, ये देख रहे हैं आप, सगुण का निर्गुण है, सच का झूठ है, सचेत का यहाँ कई सारा विलोम दिया है तो अचेत होता है, ये ज़्यादा प्रचलित है। बाकी बेसुध, बेखबर और गाफिल भी हो सकता है। सचेष्ट का अचेष्ट और निश्चेष्ट दोनों हो सकता है। सुचरित्र का दुष्चरित्र हो सकता है, सचरित्र का भी वही होगा दुष्चरित्र। सच्चे का झूठा है, सजल का निर्जल है, सजीव का निर्जीव है, सजीवता का निर्जीवता है। सज्जन का दुर्जन, सठ और खल ये तीनों हो सकता है, तीनों का शाब्दिक अर्थ समान है। सटे का हटा हो जाएगा, सतर्क का अतर्क हो जाएगा, सतर्कता का असतर्कता हो जाएगा, सतर्क का असतर्क हो जाएगा, सतर्कता का असतर्कता, फिर से ये रिपीट कर रहा है यहाँ वाला। अच्छा, सत्कर्म का आप देखें तो सत्कर्म का होता है अपकर्म, कुकर्म, दुष्कर्म, इनमें से जो आपको मिले उसको आप चुन सकते हैं। सत्कर्मी का होता है कुकर्मी, दुष्कर्मी, दोनों में से जो आपको उपलब्ध हो। सत्कार का तिरस्कार, सत्य का असत्य, सत्यवादी का असत्यवादी, सत्यशील का असत्यशील, सत्संगत का कुसंग, माफ कीजिएगा, सत्संग का कुसंग और सत्संगत का कुसंगत, इस तरीके से। इसके बाद सदय का निर्दय, सदाचार का अनाचार दुराचार दोनों, सदाचारी का अनाचारी दुराचारी, सदाशय का दुराशय, सदुपयोग का दुरुपयोग, सद्भाव का दुर्भाव, सद्धत का दुर्वृत्त, सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार, सनाथ का अनाथ, सन्निहित का असन्निहित, सफल का निष्फल, अफल, विफल, असफल, इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सफल का सबसे बढ़िया विलोम है विफल, ठीक है, निष्फल भी लिख सकते हैं। बाकी असफल जो है ये उपसर्ग लगा के बनाया गया, ज़्यादातर हम इसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रयोग में जो ज़्यादा ले आया जाता है वो असफल होता है, तो जो ज़्यादा कॉमन होता है वो नहीं दिया जाएगा। बाकी दोनों आप ध्यान दीजिएगा, निष्फल और विफल। फल इसमें मूल शब्द है, बाकी सारे उपसर्ग हैं।
सफलता का असफलता और विफलता दोनों हो सकता है। सबल का दुर्बल और निर्बल, सबाद का निर्बाध, सभय का निर्भय, सभ्य का असभ्य, उजड़ और बर्बर, समंजित का असमंजित, सम का असम और विषम दोनों। असम का मतलब वो स्टेट असम मत समझ लीजिएगा, असम मतलब जो समान ना हो, सम इसमें मूल शब्द है। समझदार का बेसमझ, नासमझ, नादान, समतल का असमतल, खुरदरा, समता का असमता और विषमता, समय का असमय, कुसमय, समरूप का असमरूप, समर्थ का असमर्थ, समर्थक का विरोधी, समर्थता का असमर्थता, समर्थन का विरोध, खिलाफत, समर्थित का असमर्थित, समष्टि का व्यष्टि, समस्त का असमस्त, समान का असमान, समानता का असमानता, समाप्त का असमाप्त या व्याप्त। इसके बाद समास का व्यास हो जाएगा, समीप का दूर हो जाएगा, समीपता का दूरी हो जाएगा, समीपवर्ती का दूरवर्ती हो गया, समीचीन का असमीचीन हो गया, समीपस्थ का दूरस्थ हो गया, समूल का निर्मूल हो गया, वृद्धि का विनाश हो गया, माफ कीजिएगा समृद्धि का विनाश हो गया। वृद्धि का भी विनाश लिखा जा सकता है लेकिन वृद्धि का ह्रास ज़्यादा सही होता है। सम्मत का असम्मत है, सम्मति का असम्मति है, सम्मान का अपमान होता है, बाकी असम्मान और अवमान भी हो सकता है, अवमान भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान इसमें मूल शब्द है, अव जो है वो उपसर्ग है जो कि बिगाड़ने का काम करता है। सम्मानित का उपेक्षित होता है, असम्मानित अपमानित, ये भी लिख सकते हैं। सम्मुख का विमुख हो गया, सरल का कठिन कुटिल वक्र, सरस का नीरस और शुष्क दोनों, सर्वत्र का कहीं कहीं, सलज्ज का निर्लज्ज, सवर्ण का असवर्ण, सवाल का जवाब, सविकार का निर्विकार, सशंक का निशंक, सशक्त का अशक्त, सशस्त्र का निरस्त्र। इसके बाद सशुल्क का निशुल्क हो जाएगा, ससीम का निसीम और असीम, सस्ते का महंगा, सहज का कठिन, सहनीय का असहनीय, सहमत का असहमत और सहमति का असहमति, सहयोगी का प्रतियोगी, सहित का रहित और विहीन, सहिष्णु का असहिष्णु, सहिष्णुता का असहिष्णुता, यहाँ देखें आप असहिष्णुता, सही का गलत, सहृदय का हृदयहीन, सह्य का असह्य, सांप्रदायिक का असांप्रदायिक और सांसारिक का पारलौकिक। स्तुत्य का निंद्य हो जाएगा, स्थायी का अस्थायी और स्थानापन्न दोनों हो सकता है। स्थावर का जंगम हो जाएगा, जंगम और स्थावर ये आपस में विलोम है। स्थिर का चंचल होता है, अस्थिर भी लिख सकते हैं। स्थिर चित्त का अस्थिर चित्त, स्थैर्य का अस्थैर्य, स्वार्थ का परमार्थ, स्निग्ध का अस्निग्ध, स्पर्धा का सहयोग, स्पष्ट का अस्पष्ट, स्पष्टता का अस्पष्टता, स्पृश्य का अस्पृश्य, स्फुट का अस्फुट, स्मरण का विस्मरण, स्मरणीय का विस्मरणीय, स्याह का सफेद, श्वेत भी लिख सकते हैं। स्वच्छ का अस्वच्छ, स्वच्छता का अस्वच्छता, स्वतंत्र का परतंत्र, स्वतंत्रता का परतंत्रता, स्वदेश का परदेश विदेश, स्वर्ग का नर्क, स्वधर्म का परधर्म, स्वल्पायु का चिरायु, स्वर्गीय का नारकीय, स्वस्थ का अस्वस्थ, रुग्ण और बीमार, स्वस्थता का अस्वस्थता, स्वादिष्ट का स्वादहीन, निस्वाद और बेमजा, स्वाधीन का पराधीन। ठीक है, स्वाधीनता का पराधीनता, स्वाभाविक का अस्वाभाविक, स्वामी का दास, भृत्य और सेवक। भृत्य ध्यान दीजिएगा, बाकी तो आप जानते ही। भृत्य मतलब होता है नौकर, जैसे कहा जाता है ना शुंग भृत्य, कर्णवंशी जो शासक थे इतिहास में, जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि कर्णवंशी शासक जिनके की नींव रखने वाला वासुदेव था, तो ये सभी शुंग भृत्य थे, यानी शुंगों के नौकर थे। इसके बाद यहाँ देखिए आप, स्वार्थी का परार्थी हो जाएगा, स्वावलंबी का परावलंबी हो जाएगा, स्वास्थ्यकर का अस्वास्थ्यकर हो जाएगा, स्वीकार्य का अस्वीकार्य है, स्वीकृत का अस्वीकृत है, स्वीकार करने का अस्वीकार करना है, स्वीकृति का अस्वीकृति है, हंसने का रोना है, हत का आहत है। ठीक, इसके बाद हथियारबंद का निहत्था हो जाएगा, हमदर्द का बेदर्द हो जाएगा, हयादार का बेहया है, हर्ष का विषाद है, हल्के का भारी है, हल्के फुल्के का भारी भरकम है, हानि का लाभ, हार का जीत, हास का रुदन, हिंसक का अहिंसक, हिंसा का अहिंसा, हित का अहित, हितकर का अहितकर, हितकारी का अहितकारी, होनी का अनहोनी, ह्रस्व का दीर्घ, ह्रास का वृद्धि। अब यहाँ से जो आप देखने जा रहे हैं ये उपसर्गों से बनने वाले विलोम हैं। जैसे शब्द दिया है, अब उपसर्ग से बने हुए और तमाम तरह के हमने एक साथ मिक्स देखे थे। यहाँ उपसर्गों के सहारे जो विलोम बन रहे हैं उनको सिर्फ देखेंगे। जैसे कि अंतरंग का बहिरंग, अब इसमें आपको बहुत सारे या लगभग सारे ही शब्द वही दिखाई देंगे जो आपने पीछे देखे थे, बस इन्हें अलग करके इसलिए दिया है ताकि आप पकड़ सकें कि उपसर्ग के सहारे इनका निर्माण हुआ है। तो अंतरंग का बहिरंग है, इसमें देखिए आप, जो रंग है वो मूल शब्द है, बाकी अंतर और बहिर ये इसमें उपसर्ग है। अगम और सुगम ये आपस में विलोम है, गम इसमें मूल शब्द है और सु उपसर्ग है। अधूरे का अनधूरा पूरा भी हो सकता है, अनुराग का विराग, ये सब उपसर्ग से बने हुए हैं। अनुकूल का प्रतिकूल हो गया, अननुकूल भी लिख सकते हैं। आपंद का निरापंद हो जाएगा, अनुराग का विराग होता ही है। यहाँ फिर से आ गया, आकर्षक का विकर्षक हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण होगा और आकर्षक का विकर्षक होगा। यहाँ आकर्षक लिखा हुआ है तो इसका विकर्षक होगा, यहाँ क रहेगा। अनुलोम का प्रतिलोम, आसक्त का अनासक्त, अनुरक्ति का विरक्ति, आस्था का अनास्था, अग्रज का अनुज, आरोह का अवरोह, अकाल का सुकाल, आहार का अनाहार।
अकाम का निष्काम, आदर का अनादर, अभ्यस्त का अनभ्यस्त और आहत का अनाहत। ठीक है, इसके बाद आप देखें अभ्यस्त के बाद ये आहत नहीं बल्कि अनाहत, आहत और अनाहत नहीं बल्कि आहूत और अनाहूत दिया हुआ था। ठीक है, तो आहूत मतलब होता है बुलाया हुआ, जिसका कि आवाहन किया गया है। अनाहूत मतलब जिसको कि बुलाया न जाए। आहत का अनाहत होता है, तो वो भी एक उपसर्ग वाला जो विलोम है उसे आप देखते हैं। इसके बाद अवकाश का अनावकाश हो जाएगा, आमिष का निरामिष हो जाएगा, अनाथ का सनाथ हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए अनुरक्त का विरक्त हो गया, आतुर का अनातुर हो गया, अवनति का उन्नति है, आचार का अनाचार है, अनुग्रह का विग्रह है, आयात का निर्यात है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि है, आकीर्ण का विकीर्ण, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, आग्रह का दुराग्रह, अपमान का सम्मान, आदान का प्रदान। देखें सब में जो है ना मूल शब्द एक ही है लेकिन उपसर्गों का परिवर्तन है। अध्याय का अनध्याय, ठीक, आस्तिक का नास्तिक, अनाथ का सनाथ, अदोष सदोष, आशा निराशा, अपेक्षा उपेक्षा, आगत अनागत, अनुरक्ति विरक्ति, अतल वितल, आवृत अनावृत। सब में आप ध्यान दीजिएगा जो शब्द मूल शब्द है वो जस का तस है लेकिन उपसर्ग का परिवर्तन हुआ है। अनुरक्त का विरक्त, आवर्तक का परावर्तक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए अज्ञ का प्रज्ञ, ठीक, विज्ञ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आहत का अनाहत अभी पीछे देखा था, आस्तिक का नास्तिक, गणतंत्र का राजतंत्र, उत्तर का निरुत्तर, जय का पराजय, उपचार का अपचार, जाति का विजाति, उद्यम का निरुद्यम, तृष्णा का वितृष्णा, उत्कृष्ट का विकृष्ट, दुर्बल का सबल, उत्कर्ष का अपकर्ष, दीर्घकाय का कृष्णकाय या लघुकाय, उपमेय का अनुपमेय, दुष्चरित्र का सुचरित्र, उन्मुख का विमुख, धनी का निर्धन, नतोदर का उन्नतोदर, उचित का अनुचित, निर्गुण का सगुण, उपयोग का अनुपयोग, नीरस का सरस, उपकार का अपकार। ठीक है, और देखें आप निर्दय का सदय, निर्जीव का सजीव, उन्नति का अवनति, निर्दोष का सदोष, ये देख लिया आपने। उपस्थिति का अनुपस्थिति, निर्लज्ज का सलज्ज, उपयुक्त का अनुपयुक्त, प्रत्यर्थी का अर्थी, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, प्रतिकूल का अनुकूल, उत्साह का निरुत्साह, परमात्मा का आत्मा, उपयोग का दुरुपयोग, प्रदत्त का आदत, उन्मीलन का निमीलन, पक्ष का विपक्ष, कदाशय का सदाशय, ये आप देख रहे हैं सदाशय यहाँ पर होना चाहिए, प्रवृत्ति का निवृत्ति, कुमार्ग का सुमार्ग, प्रत्यक्ष का परोक्ष, यहाँ परोक्ष होगा, कुपरिणाम का सुपरिणाम, प्राची का प्रतीची, प्राची मतलब पूर्व दिशा, प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा, कुव्यवस्था का सुव्यवस्था, प्रख्यात का अख्यात हो जाएगा, क्रय का विक्रय। प्रख्यात के लिए दो विलोम इस्तेमाल हो सकते हैं, एक तो कुख्यात, दूसरा अख्यात, दोनों में से जो आप प्रयोग करें। कुख्यात ज़्यादा सही इसमें मालूम होता है। क्रय का विक्रय हो गया, पूर्ववर्ती का परवर्ती हो गया। और आगे चलिए देखिए, कपूत का सपूत, प्रत्यक्ष का परोक्ष, पीछे अभी देखा है। फिर इसके बाद कुप्रबंध का सुप्रबंध हो जाएगा, परिश्रम का विश्राम हो गया। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, परकीय का स्वकीय है, कृष्णकाय का दीर्घकाय है, प्राचीन का अर्वाचीन है, कर्म का निष्कर्म है और भ्रांत का निभ्रांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कपट का निष्कपट हो जाएगा, पतनोन्मुख का विकासोन्मुख हो जाएगा, कलुष का निष्कलुष है, भूगोल का खगोल है, गमन का आगमन है, मान का अपमान है, गुण का अवगुण, मनुष्य का दनुज और दानव दोनों हो सकता है। इसके बाद महात्मा का दुरात्मा है, सपूत का कपूत है, यश का अपयश है, सुसंगति का कुसंगति है, स्वकीय का परकीय है, योग का वियोग है, सार्थक का निरर्थक है, राजतंत्र का प्रजातंत्र है, सौभाग्य का दुर्भाग्य है, राग का विराग है, स्वतंत्रता का परतंत्रता है, रागी का विरागी है और संयोग का वियोग है। और आप देखें रथ का निरत हो जाएगा, माफ कीजिएगा, रथ का या निरत का दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, मतलब लगा हुआ, लीन, और उसका हो जाएगा विरत। सनाथ का अनाथ, लोभ का निर्लोभ, साक्षर का निरक्षर, वाद का प्रतिवाद, सुलभ का दुर्लभ, वादी का प्रतिवादी, साकार का निराकार, विवाद का निर्विवाद, सामिश आमिष, इनका दोनों का क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। वैराग का अनुराग हो जाएगा, विराग का अनुराग होना चाहिए, वैराग। असल में विराग और वैराग्य ये दो शब्द हैं, वैराग कोई शब्द नहीं होता है, ये तद्भव है, तो यहाँ हम तद्भव तत्सम भी साथ में छांट सकते हैं। बाकी वैराग का अनुराग ये गलत नहीं है, विरक्ति और अनुरक्ति से तात्पर्य है। सदय का निर्दय, विरक्त का अनुरक्त, यहाँ देखें विरक्ति तो नहीं लिखा है लेकिन विरक्त लिखा हुआ है, तो दोनों यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी सबल का निर्बल और दुर्बल, विपद का संपद, सार्थक का निरर्थक, वृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि का अनावृष्टि भी सही है। और इसके बाद रुग्ण या रोगी है तो उसका निरोग हो जाएगा, विभव का पराभव हो जाएगा, विभव मतलब विजय, संशयी का निसंशयी, विघ्न का निर्विघ्न, संपन्न का विपन्नता, श्वास का प्रश्वास, स्मरण का विस्मरण।
ठीक है, आगे चलते हैं। शकुन का अपशगुन, संश्लेषण का विश्लेषण, सुशील का दुशील, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। सच्चरित्र का दुष्चरित्र, साकार का निराकार, सुकर का दुष्कर, सज्जन का दुर्जन, स्वदेश का विदेश और परदेश दोनों हो सकता है, स्वार्थ का निस्वार्थ और परमार्थ, सरस का नीरस, सधवा का विधवा, सुनाम का दुर्नाम, सजीव का निर्जीव, सक्रिय का निष्क्रिय, सफल का विफल, सुपात्र का कुपात्र, सहयोगी का प्रतियोगी, सुमति का कुमति, सदाचार का व्यभिचार, संगठन या संगठन का मतलब होगा विघटन, मतलब नहीं होगा बल्कि उसका विलोम होगा। संकल्प का विकल्प होता है विलोम, ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए। और कल्प इसमें मूल शब्द है। सुबुद्धि का कुबुद्धि और दुर्बुद्धि दोनों हो सकता है। सुडौल का बेडौल हो जाएगा, स्वजाति का विजाति हो जाएगा, और सत्कर्म का हो जाएगा दुष्कर्म, संगठित का विघटित। तो यहाँ पर हमारी दूसरी क्लास समाप्त होती है। बचे हुए एपिसोड को देखने के लिए अगली क्लास में फिर से हाजिर हो जाइएगा। तीसरी वाली जो क्लास है उसमें कुछ हम प्रश्नों पर भी अभ्यास करेंगे और बेहतर तरीके से ये जान पाएंगे कि विलोम शब्दों को या विलोम शब्दों से संबंधित जो कठिन प्रश्न हैं उन्हें कैसे हल करना चाहिए। विलोम शब्दों की हमारी क्लास लगातार चल रही है और ये तीसरी और अंतिम क्लास है जिसमें कि कुछ और विलोम शब्दों को देखने के बाद हम कुछ प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं। उपसर्ग जोड़कर हमने विलोम बनाना सीखा था और देखा कि किस प्रकार से शब्द सामने आते हैं। हालांकि उपसर्ग वाले शब्दों को पहचानना आसान होता है। जो मूल शब्द विलोम के रूप में उपस्थित होते हैं आयोग ज़्यादातर उन्हीं में से देता है, लेकिन फिर भी एक क्रम से हम लोग देख रहे थे तो यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए, अ और अन ये दोनों उपसर्ग ऐसे हैं जिनका कि ज़्यादा इस्तेमाल विलोम बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अर्थ, ठीक, अर्थ में हमने क्या जोड़ा, अन जोड़ दिया, बन गया अनर्थ। उद्दांत में अन जोड़ दिया, बन गया अनुद्दांत। ये विपरीत करने का एक अच्छा तरीका है। अतिवृष्टि अनावृष्टि, उपयुक्त अनुपयुक्त, अंत का अनंत हो जाएगा, इसमें भी अन उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा, इसमें भी अन उपसर्ग हमने लगाया है। अभ्यास का अनभ्यास, उपस्थित का अनुपस्थित, और देखें आदि का अनादि, उर्वर का अनुर्वर, आख्यात का अनाख्यात, ठीक है, यहाँ भी अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपार्जित का अनुपार्जित, आगमन का गमन, उपजाऊ का अनुपजाऊ, आत्मा का अनात्मा, उपयोग का अनुपयोग और आश्रित का अनाश्रित। उपादेयता का क्या हो जाएगा, अनुपादेयता हो जाएगा। आदर का अनादर हो जाएगा। उचित का अनुचित, आतुर का अनातुर, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, अवतीर्ण भी हो सकता है, ठीक है, अव उपसर्ग का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उत्तीर्ण का हमने अनुत्तीर्ण देखा। आरूढ़ का अनारूढ़ हो जाएगा। उत्तेजित का अनुत्तेजित हो जाएगा। आस्था का अनास्था, उत्पादक का अनुत्पादक, ठीक है। आसक्त का अनासक्त, उच्छ्वास का अनुच्छ्वास। आसक्त के नीचे देखिए आवश्यक, आवश्यक का अनावश्यक हो गया, ये उपसर्ग जोड़कर हमने बनाया। उपमेय में अनुपमेय, आपने अनुपसर्ग जोड़ दिया। आहत का अनाहत हो गया, एक का अनेक हो गया। आवृत का अनावृत हो गया। ऐच्छिक का अनैच्छिक हो गया। आवरण का अनावरण, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। आहार का अनाहार, कल्याण का अकल्याण। आहूत का अनाहूत, और ये अछूत लिखा हुआ है, आछूत नहीं होता है, अछूत होता है, तो इसका अनछूत हो जाएगा। कथनीय का अकथनीय हो जाएगा। और आप देखें आभूषित का अनाभूषित हो गया, कंटक का अकंटक हो गया, आक्रामक का अनाक्रामक हो गया, काट्य का अकाट्य हो गया। औपचारिकता का अनौपचारिकता है, कर्मण्य का अकर्मण्य है, औचित्य का अनौचित्य है, कलंक का अकलंक है, निष्कलंक भी लिख सकते हैं। इच्छा का अनिच्छा, कल्पनीय का अकल्पनीय, इष्ट का अनिष्ट, अनिष्ट होगा यहाँ पर। क्रूर का अक्रूर, ईश्वर का अनीश्वर, अर्मठ का कर्मठ। हालांकि अर्मठ कोई विशेष शब्द नहीं होता है, कर्मठ और कर्मठ ये दो शब्द हो जाएंगे। मतलब कर्मठ मूल शब्द है जिसका मतलब होता है कर्म में प्रवृत्त रहने वाला या रुचि रखने वाला, और उसका अकर्मठ हो जाएगा यानी जो कर्म ना करे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, ईश का अनीश हो गया, कृपा का अकृपा हो गया, उपकार का अपकार हो गया, काल सुकाल इसका अकाल हो जाएगा, क्रम का अक्रम हो जाएगा, उदार का अनुदार, कुलीन का अकुलीन, उत्साह का अनुत्साह, खाद्य का अखाद्य, ग्राह्य का अग्राह्य। आगे बढ़ते हैं। पदस्थ का अपदस्थ हो गया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। गोचर का अगोचर, परिमित का अपरिमित, गीत का अगीत, पौरुषेय का अपौरुषेय, गत का अगत, प्रवृत्त का अप्रवृत्त, घोष का अघोष, पवित्र का अपवित्र, चेतन का अचेतन, परिमित का अपरिमित और परिमार्जित का अपरिमार्जित। आगे देखते हैं। चर का अचर हो जाएगा, परिपक्व का अपरिपक्व हो जाएगा, चर का अचल, चल का अचल हो जाएगा, परिहार्य का अपरिहार्य हो जाएगा, चिर का अचिर है, प्रयोग का अप्रयोग है, चाह का अनचाह है, पाठ्य का अपाठ्य है, जय का अजय है, पाच्य का अपाच्य है, जेय का अजेय है, प्रिय का अप्रिय है, तुकांत का अतुकांत है और पुष्ट का अपुष्ट है, देखा का अनदेखा है, पूर्ण का अपूर्ण है, दृश्य का अदृश्य है, पूर्व का अपूर्व है,
दृश्य का अदृश्य यहाँ फिर से रिपीट कर गया। पावन का अपावन है, देय का अदेय है, पारदर्शी का अपारदर्शी है, दूरदर्शिता का अदूरदर्शिता है, पार्थिव का अपार्थिव है, धर्म का अधर्म है और पेय का अपेय है। इसे आपने यहाँ पर देखा। नश्वर का अनश्वर, ये आप लिख रहे हैं। पृथक करणीय का अपृथक करणीय, नीति का अनीति, प्राकृतिक का अप्राकृतिक, नैतिक का अनैतिक, प्रत्याशित का अप्रत्याशित, निंद्य का अनिंद्य, प्रशिक्षित का अप्रशिक्षित, निद्रा का अनिद्रा, प्रशस्त का अप्रशस्त, नित्य का अनित्य, प्रकृत का अप्रकृत, नश्वर का अनश्वर, प्रगल्भ का अप्रगल्भ, निर्वचनीय का अनिर्वचनीय, प्रासंगिक का अप्रासंगिक, निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट अनिर्दिष्ट। ठीक, अनिर्निष्ट नहीं होता है, अनिर्दिष्ट होता है। ये शब्द ही गलत है, यही वाला सही है एकमात्र। प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध, निर्धारित का आप देखिए यहाँ पर अनिर्धारित, भद्र का अभद्र, नैसर्गिक का अनैसर्गिक, भेद का अभेद। ठीक है, न्यायपूर्ण का अन्यायपूर्ण, भय का अभय, पात्र का अपात्र, कुपात्र दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ अ उपसर्ग को दिखाना था। भुक्त का अभुक्त, भाव का अभाव, शुद्ध का अशुद्ध, भले का बुरा, शिष्ट का अशिष्ट, भाग्य का अभाग्य, शक्त का अशक्त, भिज्ञ का अनभिज्ञ, शांति का अशांति, भोज्य का अभोज्य, सामान्य का असामान्य, मल का अमल और सत का असत हो जाएगा, मानवीय का अमानवीय, सत्य का असत्य, सह्य का असह्य और म्लान का अम्लान हो जाएगा। इसी प्रकार से संबंधी का असंबंधी, मंगल का अमंगल, सभ्य का असभ्य, महत्वपूर्ण का अमहत्वपूर्ण, साधु का असाधु, मूर्त का अमूर्त, साध्य का असाध्य, मितव्ययिता का अमितव्ययिता या अपव्ययिता दोनों। ठीक है, मितव्ययिता मतलब क्या होता है? सोच समझकर खर्च करने की प्रवृत्ति, और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मितव्ययी। कम खर्च करने वाला नहीं, सोच समझकर खर्च करने वाला, सही स्थान पर इन्वेस्टमेंट करने वाला, यानी बचत करने वाला। कंजूस और मितव्ययी में फर्क होता है। इसके बाद समय का असमय हो सकता है, कुसमय भी हो सकता है। यहाँ अ की जगह आपको उपसर्ग भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ अ उपसर्ग का ही हम अ और अन का प्रयोग देख रहे थे। यश का अपयश, इसके बाद यशस्वी का अयशस्वी, सामयिक का असामयिक। अब जो लिंग परिवर्तन से बनने वाले विपरीतार्थक होते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि इन्हें आप बेहतर जानते हैं। मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही तो परिवर्तन है, जैसे नर का नारी। ठीक है, आजा का आजी, आजा मतलब दादा होता है, नाना नानी है ना, राजा रानी, नाई नाइन, दादा दादी, बहुत सीधा है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाबरची बाबरचिन, बाबरची मतलब रसोइया, खाना बनाने वाला। भील का भीलनी, नौकर का नौकरानी, पगला का पगली है ना, सिंह का सिंघनी, काका का काकी, चाचा का चाची, बाप का माँ, पिता का माता, सिंह का सिंघनी, हाथी का हथनी, बैल का गाय, बाघ का बाघिन, बकरे का बकरी, ठठेरे का ठठेरिन, मौसे का मौसी मतलब मौसा का मौसी, बेटे का बेटी, लड़का का लड़की और वर का वधू। ठीक है, वधू। इसके बाद बकरे का बकरी, श्वसुर का सास हो जाएगा, कुत्ते का कुतिया। ठीक है, कुत्ती नहीं होता है, कुतिया होता है असल में। हंस का हंसनी, देवर का देवरानी, चीटे का चीटी, जेठ का जेठानी, और ऐसे न जाने कितने हैं, यहाँ तो थोड़ा ही दिया है। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर दिया है, और ऐसा आयोग पूछेगा भी नहीं, मतलब इस तरीके का थोड़े न पूछेगा। इतना ही आसान अगर पूछना होता तो फिर परीक्षा ही किस बात की होती। आगे चलते, यहाँ देखिए, एक साथ प्रयुक्त होने वाले विपरीतार्थक, ये जो है ना, इन्हें जब वाक्य में एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वाक्य थोड़ा सा रोचक बन जाता है, या उसमें थोड़ा सा रस आ जाता है। लेकिन इनका एक साथ प्रयोग करना नहीं चाहिए। अगर हम वर्तनी के दृष्टिकोण से देखें तो ये गलत हो जाएगा। और वर्तनी शोधन के लिए जब आता है ना, वाक्य शोधन और वर्तनी शोधन दोनों एक साथ मिला रहता है, तो वाक्य अगर सही करने के लिए आता है और उसमें इस तरह के शब्द आपको दिख जाते हैं तो आपको उन्हें हटाना पड़ता है। मतलब उसमें से जो काम का होता है सिर्फ उसी को वहाँ पर रखना होता है। फिलहाल ये विरोध प्रकट करने वाले शब्द युग्म होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आना जाना लगा रहता है। आना जाना तो लगा रहता है। ठीक है, अब आना जाना मतलब आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो विलोम हो गया एक दूसरे का। नर नारी इकट्ठा हो गए सभा में। वैसे ही लाभ हानि चलती रहती है, व्यापार का हिस्सा होती है। हार जीत हमारे रास्ते की रुकावटें नहीं बन सकती। इसके बाद आयात निर्यात, राजा रंक, नया पुराना। आप देख सकते हैं कि जो युग्म दिए हुए हैं वो आपस में विलोम है, जैसे नया पुराना, जय पराजय, आयात निर्यात, और सभी ऐसे ही। राजा रानी, स्त्री पुरुष, सुख दुख, आगे पीछे, आदि अंत, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इसमें आप आराम से देख सकते हैं। उत्थान पतन, हर्ष विषाद, संत असंत, जीना मरना, गुण दोष, धर्म धर्म, खट्टा मीठा, अंदर बाहर, जड़ चेतन, दिन रात, ऊंचा नीचा, इनको हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं बोलने में, वाक्य में। जैसे सामान्य व्यवहारिक वाक्य होता है तो उसमें हम इन्हें एक साथ प्रयोग करते हैं और इसे गलत नहीं माना जाता। लेकिन वाक्य शोधन अगर करेंगे तो इसमें से किसी एक को, जो कि वहाँ काम का नहीं है, उसे हटाना पड़ेगा। ठीक, ये सब आपने देखा। अब असली चीज को देख लीजिए, जो कि है यहाँ पर प्रश्नों का अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में आप ध्यान से देखिएगा,
ये पूछे गए प्रश्न है, मतलब जितने समीक्षा अधिकारी या ऐसे भी आयोग ने पूछे हैं हिंदी भाषा में, सीसेट में भी हिंदी पूछी जाती है, तो कुछ प्रश्न आपको वहाँ वाले भी दिख जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर आरओ के ही उठाए गए हैं। जो महत्वपूर्ण थे उन्हें यहाँ डाला गया है। नैसर्गिक, नैसर्गिक जो शब्द है इसका आपको विलोम बताना है। तो पहले तो जिस शब्द का विलोम पूछा जाए उसका सही अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। तो नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक या प्राकृतिक, नेचुरल जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा, बनावटी। इसी प्रकार से दूसरा वाला आप देखें, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रथम का क्या होगा? अंतिम हो जाएगा। प्रधान मतलब होता है मुख्य, गौण मतलब मामूली या एकदम तुच्छ, प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने है, तो ये सब होगा नहीं, सी वाला हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स टेक्नोलॉजी भी आप अपना सकते हैं सही उत्तर की तलाश के लिए। मान लीजिए ये तो प्रश्न बहुत आसान है, इसका कोई भी उत्तर दे देगा, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रश्न का मतलब ही क्या है, तो आप उसके विकल्पों को देखिए। विकल्प में भी कभी कभी आपको जवाब आपका मिल जाता है। जितने गलत है उनको एलिमिनेट कर दीजिए, जो सही है वो आपके सामने आ जाएगा। आगे चलते हैं। यहां देखिए, अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा ना, ठीक है। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। बाकी प्रशस्ति नहीं होगा, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा, आसक्ति मतलब होता है आकर्षण या चाहत, प्रकृति आप जानते ही हैं। इसके बाद चौथे वाले प्रश्न को देखिए, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुग्रह क्या होगा? विग्रह होगा। परिग्रह हो नहीं सकता, संग्रह नहीं हो सकता, आग्रह होगा नहीं। आग्रह और अनुग्रह जो है वो लगभग समानार्थी हो जाएंगे, हालांकि एकदम एग्जैक्ट अर्थ नहीं है, मतलब दोनों का समान एकदम से सटीक सही समान अर्थ नहीं है। इसके बाद अब पांचवें को देखिए। अब यहाँ थोड़ा सा युग्म वाला दिया है, कौन सा सही है? तो आपत्ति का विपत्ति दिया है, अवर्षण का अनावर्षण दिया है, गणतंत्र का जनतंत्र दिया है और आदृत का तिरस्कृत दिया है। इसमें सही कौन सा है? डी वाला। आदृत मतलब जिसका आदर किया गया हो और तिरस्कृत मतलब जिसका कि तिरस्कार अर्थात अपमान किया गया हो। आपत्ति और विपत्ति, पहली चीज तो ये दोनों समानार्थी हैं, इनका क्या होगा? संपत्ति हो जाएगा। संपत्ति मतलब खुशहाली, संपत्ति मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, खुशहाली से तात्पर्य। अवर्षण या अनावर्षण दोनों जो है उनका मतलब ये है कि वर्षण नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? अतिवर्षण हो जाएगा, या वर्षण ही लिख दीजिए तो भी सही है। गणतंत्र का राजतंत्र होगा, अभी पीछे आपने देखा है। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, ये छठवें से अब यहां से देखते हैं। तो आधुनिक का विलोम क्या है? प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। समीचीन, अर्वाचीन और समसामयिक, ये तीनों होंगे नहीं, प्राचीन होगा। इसके बाद आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक हो जाएगा। इसमें अनुपसर्ग का भी पीछे हमने देखा है, वही चीज यहाँ इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद आठवें को देखिए, गौरव का विपरीतार्थक क्या होगा? लाघव हो जाएगा, ठीक है। गौरव का लाघव जो है वो सबसे सटीक विलोम हो जाएगा। वैभव नहीं होगा, पराभव नहीं होगा, निर्मोह कोई शब्द ही नहीं है, ये एक अलग से गढ़ा हुआ फालतू का शब्द है। इसके बाद आप देखें नौवें को, अमृत का विलोम क्या होना चाहिए? विष होना चाहिए। पीयूष तो अमृत का पर्यायवाची है, मधुर मतलब मीठा होता है। अर्क के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक तो अर्क का मतलब होता है निचोड़ या रस, कहते हैं कि अर्क निचोड़ कर पिलाइए, तुलसी का अर्क पिलाइए, दालचीनी का अर्क पिलाइए, गिलोय का अर्क पिलाइए, सर्दी दूर हो जाएगी। तो अर्क मतलब एक तो निचोड़ होता है, दूसरा अर्क जो है वो सूर्य भगवान को भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे अर्थ वाला है। कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बाद 10वें को देखिए, सदाचार का विलोम क्या है? कदाचार हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, आविर्भूत का क्या होगा? आविर्भूत मतलब जिसका कि अभी उद्भव हुआ है, आविर्भाव हुआ है, तो इसका तिरोभूत हो जाएगा, ठीक। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तो आविर्भूत का क्या होगा? तिरोभूत होगा। थोड़ा बहुत अगर इसमें ट्विस्ट आ जाता है ना शब्द में, तो उससे परेशान नहीं होना है, जो मूल चीज है उसको दिमाग में रखिए। क्षणिक का क्या होगा? क्षणिक का सही विलोम शाश्वत हो जाएगा। क्षणिक मतलब जो क्षण मात्र टिके, शाश्वत मतलब हमेशा वाला। 13वें को देखते हैं, यहां पर है, अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज होगा। एकदम सीधा वाला दिया है। अब इतने सरल आयोग नहीं पूछने वाला, इस बार वाला जो आपका प्री होगा ना और मेंस होगा, आप देखिएगा प्रश्नों का स्तर दिनों ब दिन बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ कंपटीशन बढ़ रहा है, बल्कि आयोग जो प्रश्न बना रहा है, पेपर बना रहा है, उसका भी लेवल इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो। इसके बाद आप 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें विलोम युग्म दिया हुआ है और जितने दिए हुए हैं सभी सही हैं, एक युग्म को छोड़कर जो गलत है उसी की पहचान आपको करनी है। ध्यान से देखिए। तो मौन का मुखर दिया है, शानदार का शर्मनाक दिया है, बर्बर का सभ्य दिया है और अनुचर का परिचर दिया है। गलत कौन सा है? यही है।
अनुचर और परिचर दोनों का मतलब होगा पीछे पीछे चलने वाला यानी पिछलग्गू। तो ये आपस में विलोम नहीं बल्कि समानार्थी है, बाकी सब सही है। मौन मतलब चुप रहने वाला, मुखर मतलब बातूनी, शानदार और शर्मनाक, बर्बर और सभ्य, अभी सब पीछे आपने देखा है, सारे के सारे आपस में विलोम है। 15वें प्रश्न को देखिएगा, विलोम शब्दों के लिहाज से कौन सा इसमें से गलत है? तो अमित का परिमित दिया है, सत्कार का तिरस्कार दिया है, आच्छादित का परिच्छिन्न दिया है और सुख का दुख दिया है। आच्छादित का अनाच्छादित होता है, परिच्छन्न नहीं होता है। बाकी जितने हैं वो ठीक हैं। अमित का परिमित ठीक है, परिमित मतलब जो सीमित हो, जिसकी मिति हो सके, मापन हो सके। अमित मतलब जिसका कि मापन न हो सके, है ना। सत्कार का तिरस्कार भी ठीक है, सुख का दुख भी ठीक है, तो सी वाला ही होगा। आच्छादित का अनाच्छादित होता है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ये 16वां प्रश्न है, कहा गया कि भौतिक का विलोम क्या होगा? तो भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा, और क्या होगा? बाकी नहीं होगा, दार्शनिक भी नहीं होगा, सांस्कृतिक भी नहीं होगा और राजनीतिक भी नहीं होगा। प्राची का प्रतीची हो जाएगा। प्राची मतलब पूर्व दिशा, प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा, उदीची मतलब उत्तर दिशा होता है। ठीक है, उदीची और अवाची, अवाची मतलब होता है दक्षिण दिशा। इसके बाद अब समष्टि को देख लीजिए। समष्टि का विलोम क्या है? समष्टि व्यष्टि हो जाएगा। व्यष्टि का विलोम असल में समष्टि होता है, यहाँ उल्टा पूछ लिया है। इसके बाद 19वें को देखते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक इसमें से युग्म जो है वो गलत है। कौन सा गलत है देखिए। विधि का निषेध है, आवाहन का विसर्जन है, आग्रह का विग्रह है और अमीय का हलाहल है। इसमें से गलती कहाँ पर है? तो विधि का निषेध ठीक ठाक है, आवाहन का विसर्जन होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अमीय का हलाहल ही होगा। अमीय मतलब अमृत, हलाहल मतलब जहर। हालांकि जहर की एक वैरायटी है हलाहल, लेकिन हलाहल आमतौर पे जहर को माना जाता है। तो आग्रह का दुराग्रह होता है, विग्रह नहीं होता है। ठीक है, आग्रह का विग्रह कोई विलोम नहीं है। ये दोनों जो है वो दो शब्द हैं अलग अलग। इसके बाद तो सी वाला इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 को देखें, यहाँ गलत कौन सा है, माफ कीजिए सही कौन सा है। अब यहाँ गलत खोजते खोजते यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा युग्म जो है वो सही है। तो आकीर्ण का विकीर्ण दिया है, ईप्सित का अभीप्सित दिया है, आद्रित का निराद्रित दिया है और सदोष और दोष आपस में विलोम। बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, दोष का सदोष हो नहीं सकता। दोष का निर्दोष अगर रहता या निर्दोषी, ठीक है, तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ पर सदोषीय समानार्थी ही लगभग हो गया, तो ये होने से रहा। ईप्सित का अभीप्सित नहीं होता है, अनीप्सित होता है। अनुपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। इसको जरा सा 1 मिनट साफ कर लीजिए। देखिए, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आद्रित का निराद्रित, ये सही है। ठीक है, यही एकमात्र सही है। आकीर्ण का विकीर्ण भी नहीं होता है। ठीक है, आकीर्ण का अनाकीर्ण होता है, विकीर्ण नहीं होता है। हालांकि अगर एक लिहाज से देखा जाए, शाब्दिक तौर पर देखा जाए, तो विकीर्ण गलत नहीं है, लेकिन आयोग ने माना नहीं था। आयोग ने कहा था कि ये गलत है, इसका यही वाला जो सी वाला है वो करेक्ट आंसर है, यही एकमात्र इसमें सही है। इसके बाद अब 21वें को देखते हैं। पृथक का सही विलोम क्या है बताइए? ये तो एकदम सीधा है। पृथक का क्या हो जाएगा? पृथक मतलब होता है अलग। शब्द का सही अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। इसके बाद आप देखें, उपयोग का विलोम आपको बताना है, तो उपयोग का यहाँ देख रहे हैं आप, उपयोग का क्या होगा? निरुपयोग हो जाएगा। उपयोग मतलब इस्तेमाल किया हुआ, निरुपयोग मतलब जिसका कि इस्तेमाल नहीं किया गया है। सदुपयोग का दुरुपयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सदुपयोग अगर दिया होता तो उसका दुरुपयोग हो जाता। 23वें का देखें, निषिद्ध। निषिद्ध का क्या होगा? विहित हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं। अनिषिद्ध नहीं चुनेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि अनिषिद्ध दिया है तो अ उपसर्ग जोड़कर भी हो सकता है, लेकिन जब ज़्यादा उपयुक्त शब्द आपके पास मौजूद है तो इसीलिए हम उसी का चुनाव करेंगे। ये भी उपयुक्तता के आधार पर भी चयन किया जाता है। इसके बाद 24वें को देखिएगा। 24वें प्रश्न में कहा गया कि एक शब्द जो है वो शुष्क का विलोम है। कौन सा है? आर्द्र हो जाएगा। 25वें को देखिए, स्थूल का विलोम सूक्ष्म हो गया, है ना। स्थूल का, अच्छा देखिए, स्थूल का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। ये नहीं शब्द बड़ा हानिकारक होता है, अगर ये ध्यान नहीं दिया तो फिर गड़बड़। तो स्थूल का मतलब होता है भारी भरकम, देखने में मोटा ताजा, जो कि बहुत बड़े आकार का है, देखने में आपको कोई परिश्रम न करना पड़े। तो सूक्ष्म भी हो सकता है इसका विलोम। तन्वी भी हो सकता है। तन्वी मतलब भी दुबली पतली, ये स्त्रीलिंग है असल में। दुर्बल भी हो सकता है, लेकिन शाश्वत इसका विलोम नहीं होगा, तो इसका डी वाला ऑप्शन होगा। जो नहीं होगा वो बताना था। इसके बाद अब 26वें को देखते हैं। यहाँ देखिए, कौन सा इसमें से सही शब्द युग्म है जो कि विलोम के लिहाज से ठीक ठाक दिखे? तो आग्रह का विग्रह दिया है, अपकर्ष का उपकर्ष दिया है, जारज का औरस दिया है और उत्सर्जन का विसर्जन दिया है। बताइए, जो सही है वो बताना है। तो जारज का औरस ठीक है ना। जायज और नाजायज पुत्र संतान की बात हो रही है। बाकी जितने हैं गड़बड़ है। आग्रह का दुराग्रह होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है और उत्सर्जन का अवशोषण होता है।
ठीक है, आगे चलते हैं, 27 को देख लेते हैं। यहाँ देखिए सही युग्म पूछ रहा है विलोम शब्दों का कौन सा है, तो ईप्सित का अभीप्सित लिखा है, फिर से वही रिपीट कर रहा है। अमित का समित है, हया का बेहया है और अगी का निरग है। सही कौन सा है इसमें से? तो हया का बेहया ठीक है, हया और बेहया, लेकिन बेहया का हयादार होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं दिया है। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ज़्यादा सटीक कौन सा होगा? इसका डी वाला सबसे उपयुक्त, और सही वर्तनी के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त इसका जोड़ा है डी वाला। करीबी यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा बारीकी से आपको देखना है। भले ही ये आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि ये प्रश्न पहली बार आपकी आंखों के सामने आया होता है। आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप ये प्रश्न रटे हुए होंगे, आपके दिमाग में होगा कि अच्छा इसका उत्तर यही होगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न अगर एकदम से परीक्षा में सीधे सीधे आ जाते हैं, जो कि नए ढंग के होते हैं, तो उसमें आपको पहचानने में थोड़ा सा भ्रम होता है। यहाँ देखिए ईप्सित का अनिप्सित, हल्का हल्का अंतर है, भ की जगह न होना चाहिए। वैसे ही अमित का परिमित होना चाहिए, है ना, समित तो होगा नहीं। समित भी ठीक है, गलत नहीं है। समित मतलब जिसकी की मिति हो, तो गलत नहीं है, लेकिन यह कि समित कोई शब्द नहीं होता है, ऐसा शब्द आज तक बना नहीं है। इसके बाद हया का बेहया नहीं होता है, हया का यहाँ देखें आप, यहाँ पर बेहया का हयादार होना चाहिए, ठीक है। बेहया मतलब जिसके अंदर शर्म ना हो। और अघी का निरग ठीक है, अघी मतलब पापी, निरग मतलब जो पाप मुक्त हो, तो इसका डी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। इसके बाद 28वें को देखते हैं कौन सा गलत है। तो दक्षिण का वाम दिया है, उद्यम का निरुद्यम दिया है, विधि का निषेध दिया है, बर्बर का सभ्य दिया है। इसमें गलती कहाँ पर है? दक्षिण का वाम ठीक है, वाम मतलब उत्तर होता है, उत्तर दक्षिण, है ना। उद्यम का निरुद्यम दिया है, विधि का निषेध दिया है, विधि का निषेध एकदम सही है, बर्बर का सभ्य भी सही है, तो गलती यहीं पर है। उद्यम का आलस्य होगा, ठीक है, और उद्यमी का निरुद्यम होगा। उद्यमी का निरुद्यम होगा, या आलसी भी आप कह सकते हैं। आलसी शब्द रहता तो आराम से पकड़ में आ जाता, तो थोड़ा सा मात्रा का बस अंतर है और उसी से ये गड़बड़ हो गया है। उद्यमी का निरुद्यम होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है, तो गड़बड़ी है यहाँ पर, यही बी वाला इसका होगा। इसके बाद आप 29वें को देखें, कौन सा शब्द युग्म जो है वो शुद्ध है विलोम के दृष्टिकोण से। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ दिया है, संयुक्त का, यहाँ देखें ध्यान से, अल्पज्ञ का बहुज्ञ दिया है, संयुक्त का संधियुक्त दिया है, समस्त का अभ्यस्त दिया है और अज्ञ का अनिभिज्ञ दिया है। यहाँ वर्तनी का भी साथ में मिलाप किया हुआ है, मतलब विलोम के साथ साथ आपकी वर्तनी का भी ज्ञान चेक हो रहा है, ऐसा आयोग देता है। एक बार तद्भव तत्सम और विलोम शब्दों को एक में मिला दिया था कि तद्भव तत्सम के लिहाज से बताइए कि इसमें से कौन सा विलोम युग्म जो है वो गलत है, ऐसा प्रश्न आया था। तो ऐसे आ जाते हैं मिक्स करके। अल्पज्ञ का बहुज्ञ ठीक है, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला, बहुज्ञ मतलब ज़्यादा जानने वाला, तो यही एकमात्र इसमें सही भी दिखाई देता है। बाकी जितने हैं उन्हें आप देखें, जैसे कि संयुक्त का क्या होगा, पृथक हो जाएगा। समस्त का ये अभ्यस्त और समस्त जो है वो दोनों दो शब्द हैं, है ना, तो यहाँ पर ये दोनों भिन्न शब्द हैं, ये विलोम होंगे नहीं। अज्ञ का अनभिज्ञ होता है, और अनभिज्ञ जो है अज्ञ के साथ समानार्थी है। अज्ञ का मतलब क्या होता है, जिसे कोई जानकारी ना हो, यानी अज्ञानी, और अनभिज्ञ का भी वही मतलब होता है, तो दोनों समानार्थी हैं, विलोम नहीं होंगे। इसका जो सही विलोम शब्द युग्म है वो अल्पज्ञ और बहुज्ञ वाला है, यानी ए वाला। इसके बाद अब 30वें को देखते हैं, यहाँ कौन सा अशुद्ध युग्म है आपको बताना है। सचल का चल दिया हुआ है, निरपेक्ष का सापेक्ष है, मौलिक का अनुदित है और बंधन का मोक्ष है, बताइए। तो सचल और चल दोनों जो है वो समानार्थी हो जाएंगे, ये विलोम नहीं है, ठीक है। सचल का निश्चल सही होगा, निश्चल सही होगा, या चल का निश्चल सही होगा, वो युग्म सही होता है। लेकिन यहाँ दोनों क्या किया है, एक समान अर्थ वाला दे दिया है, तो ए वाला गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, आविर्भूत का क्या होगा, तिरोभूत हो जाएगा, अभी पीछे देखा था। क्षणिक का क्या होगा, शाश्वत हो जाएगा। और देखिए इधर वाला भी देखते चलते हैं, नीचे वाला 33 का देखें, अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, सी वाला सही है। और देखिए यहाँ देखिए कौन सा युग्म गलत है, ये युग्म वाला थोड़ा सा सावधानी से। अमित का परिमित दिया है, सत्कार का तिरस्कार दिया है, आच्छादित का परिच्छिन्न दिया है, सुख का दुख दिया है। अभी पीछे हमने इसी प्रश्न को देखा था, इसका क्या होगा, कौन सा गलत है वो बताना है आपको। तो ये सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। आच्छादित का क्या होगा, अनाच्छादित होगा। इसके बाद अब 35वें की ओर चलते हैं, और यहाँ देखें कहा गया कि कौन सा युग्म गलत है। तो मौन का मुखर दिया है, सही है। शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर नहीं होता है, दोनों समानार्थी हैं यहाँ पर, तो यही एकमात्र इसमें गलत है। इसके बाद अब 36, यहाँ देखें 36 यानी 36वां, भौतिक का क्या होगा, आध्यात्मिक होगा। ये सब पीछे देखा था तो फिर से वही रिपीट कर रहा है। प्राची का प्रतीची, समष्टि का व्यष्टि। यहाँ देखें इसमें से कौन सा था, इसका आग्रह का विग्रह नहीं होगा, दुराग्रह होगा। और 40वां में से हमने किसे चुना था, इसमें आदृत और निरादृत जो है वो सही था, बाकी जितने हैं वो सब के सब गड़बड़ थे, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी थी।
41वें को देखते हैं जंगम। अब यहाँ से देखिए, स्थावर इसका होगा, है ना, बाकी नहीं होगा। सृष्टि का देख लीजिए, सृष्टि का प्रलय होना चाहिए। सृष्टि मतलब होता है निर्माण, प्रलय मतलब विनाश करना। 41वें का देखें, ईप्सित का होगा अनीप्सित, अभीप्सित नहीं होता है, अनीप्सित होता है, अनुपसर्ग का इस्तेमाल होता है। साहचर्य का क्या होगा, वैमनस्य होगा, है ना, तो वैमनस्य यहाँ पर है। विराट का क्या होगा, क्षुद्र होगा। विराट का छोटापन भी वही चीज़ है, लेकिन हम अच्छे शब्द का इस्तेमाल करेंगे ना, ये तत्सम शब्द है विराट, तो इसका तत्सम ही विलोम हो सकता है। तत्सम का विलोम तत्सम होगा, तद्भव अगर शब्द है तो उसका तद्भव रूप में ही विलोम को चुनेंगे, तो क्षुद्र इसका विलोम हो जाएगा। इसके बाद अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए स्पृश्य का क्या होगा, स्पृश्य का विलोम हो जाएगा अस्पृश्य। लेकिन लिखेंगे कैसे, अब यहाँ वर्तनी ज्ञान आपका चेक हो रहा है, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये वाली वर्तनी ज़्यादा सही है। ये तरीका होता है पूछने का और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अब देखें यहाँ पर अज्ञ, अज्ञ मतलब होता है जिसे कोई जानकारी ना हो, एकदम ज्ञान रहित, तो उसका हो जाएगा विज्ञ, ठीक, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखें आप 48वां, तो गौरव, गौरव का क्या होगा, लाघव हो जाएगा, लघु, तो अब देखिए सब लघु से बने हुए हैं, लेकिन इसमें से ए वाला सही है। बहिरंग का अंतरंग होगा, अंतरंग इसमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको चुन लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए ग्रस्त का विलोम क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। ग्रस्त मतलब ग्रसित, पकड़ा हुआ, मुक्त मतलब जो स्वच्छंद है। तो यहाँ तक हमने अपने प्रश्नों के क्रम को खत्म किया है, और हमारी ये जो क्लास है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा समय देके आप इन वीडियोज़ को देख डालिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो भी, नए सिरे से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये समान रूप से लाभदायक है।